अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट अलीज़े के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि वक्त जो है वो किसी के लिए कभी भी रुकता नहीं है। चाहे मामलात और हालात जैसे भी हों, वक्त और ज़िंदगी जो है वो कभी किसी के लिए नहीं रुकती। तो इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं वो भी वही होते हैं जो वक्त के साथ, ज़िंदगी के साथ और मामलात के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो रुक जाते हैं उनकी ज़िंदगी भी रुक जाती है और वो कह लें कि मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हमें जो है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मस्बत सोच के साथ साथ जो है पॉजिटिविटी के साथ साथ लोगों के साथ आगे बढ़ना है, ताकि हम ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में जो है वो पॉजिटिविटी के साथ सक्सेसफुल हो सकें। अच्छा जी, इस वक्त जो है वो सैलाब की सूरत हाल, पानी की अगर हम बात करें जनूबी पंजाब में, तो पानी की सतह में तो कमी आई है और बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे लोगों ने जो है वो बहाली का अमल शुरू भी कर दिया है। लोग अपने घरों की तरफ लौटना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए होता है कि लोग जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है अपने घर और अपनी तमाम चीज़ें, अपना मालो दौलत हर एक चीज़ छोड़ के जो थे वो आए थे, कैंप्स में आए थे और तकरीबन 1 माह के बाद, 1.5 माह के बाद जो है वो अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि देखी नहीं जा रही। वो एक दफ़ा हमारे बड़े थे, उन्होंने बात की थी कि अभी तो जो है वो सैलाब पानी का है, लेकिन आप ये पानी ज़रा ठहरने दें, उसके बाद गुर्बत का एक सैलाब आएगा। तो वो भी नज़र भी आ रहा है जिस तरह चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा होता जा रहा है और जिस तरह लोग जो हैं वो परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ये भी करना चाहूँगी कि हमें जो ज़रूरत है इस वक्त वो सिर्फ़ ये नहीं थी कि जी जब फ्लड था, पानी था, बहुत ज़्यादा लोग कैंप्स में मकीम थे, तो आप तब सिर्फ लोग जो हैं वो हेल्प करने के लिए जा रहे थे, एनजीओज़, वर्कर्स, बहुत सारे लोग जो थे वो तब मदद के लिए जा रहे थे। और अब देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी अब तो मामलात बहुत बेहतर हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, चलें कोई बात नहीं, अब जो है वो पुरसकून तरीके से वो वापस चले गए हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो पूरे मुल्क कौम को मुत्तहिद होकर तमाम लोगों की मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो अमल है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। जो नुकसान उन्होंने देखना था, बर्दाश्त करना था, लोगों ने वो कर चुके हैं। हज़ारों एकड़ के करीब, लाखों एकड़ के करीब जो ज़मीनें थी वो इस वक्त पानी की नज़र हो चुकी हैं और अंदाज़ा नहीं है कि वो कब तक, कितने अरसे तक, मैक्सिमम साल तक तो वो काश्त होने के काबिल नहीं रही होंगी। तो इस वक्त ज़रूरत यह है कि हमें, चाहे हम इंसान हैं, चाहे हम सोशल वर्कर हैं, चाहे हम किसी सियासी जमात का हिस्सा हैं, चाहे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हमें इस वक्त उन लोगों की मदद करने की ज़रूरत है जो लोग सैलाब से जो हैं वो मुतासरा हैं। तो इस वक्त ये नहीं सोचना कि जी हमारे 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये या एक चीज़ से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि कतरे कतरे से हमेशा दरिया बनता है। तो जितना आप कम कम भी अगर डोनेट करना चाहते हैं तो आप करें, जितना आप साहिब इस्तिताअत हैं आप उतना डोनेट करें, ताकि लोगों की जो है वो बहाली के अमल में मदद कर सकें। क्योंकि यही वो वक्त है जहाँ पर लोगों को हमारी ज़रूरत भी है। हमें बाहिम्मत और मुत्तहिद कौम होने का सबूत भी देना है और इस वक्त लोगों के साथ हमें शरीक भी होना है, उनके दुख में, उनकी तकलीफ़ में, ताकि हमें जो अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है, हमेशा मैं ये बात करती हूँ, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। हमारे दिल के अंदर जो एक एहसास है, हमारे जो दिल के अंदर एक जज्बा है अपने मुल्क व कौम के लिए, तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो हमने जो है वो बाहिम्मत तरीके से लोगों का साथ देना है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी, हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं उनसे भी इसी हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल सबूर साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, जनूबी पंजाब का जाना माना नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। और जिस तरह अभी सैलाब से मुतासर लोगों का मैं ज़िक्र भी कर रही थी, तो सर मुझे कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ डाटा बताएं कि जनूबी पंजाब में तकरीबन कितने लोग मुतासर हुए हैं इससे और कितने ज़िले इसकी जद में आ गए, कितनी ज़मीन इसकी जद में आ गई, एग्जैक्ट फिगर्स के साथ हमें बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड हमारा डिज़ास्टर है जो इस साल का सैलाब है। ये बहुत सालों के बाद उन दरियाओं में पानी आया है जहाँ पर पहले पानी नहीं आता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे रावी में पानी नहीं आ रहा था बहुत सालों से, 3 दिहाइयों से। सतलुज में पानी उस तरह से नहीं आ रहा था।
तो इस दफ़ा वो इलाके भी मुतासर हुए हैं जहाँ पर बहुत सालों से लोग इस तरह के पैटर्न्स को भूल गए थे। आपने एग्जैक्ट फिगर्स पूछा, इस वक्त 1000 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। इस वक्त तकरीबन सिर्फ अगर जनूबी पंजाब की बात करें, जनूबी पंजाब की बात करें, इस वक्त अगर हम बात करें तो तकरीबन 4 मिलियन के लगभग लोग इससे मुतासर हुए हैं। यानी 40 लाख लोग इससे मुतासर हुए हैं जनूबी 40 पंजाब। लाख लोग। हमारे 9 अज़ला हैं जो प्राइमरली जो मुतासर हुए हैं, लेकिन उसमें अगर देखें आप मुज़फ़्फ़रगढ़, मुल्तान, हमारा बहावलनगर, साहिवाल, पाटली और कबीरवाला का कुछ हिस्सा पाटली जो खानेवाल में है, बहावलपुर, ये बहुत ज़्यादा मुतासर अज़ला में हैं। और फिर अगर हम डाउन स्ट्रीम देखें तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा दबाव हमें नज़र आया है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुए हैं, वो हमारी अलीपुर तहसील में है और जलालपुर पीर वाला तहसील में है, जो इसके लिए तैयार नहीं थे। तो आपने फिगर्स का पूछा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंतज़ामिया और इदारे भी तैयार नहीं थे। देखिए, मैं तो एक बात बहुत क्लियरली कहता हूँ, फ्लड रिस्पांस और मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट है। मुझे कोई 33 इयर्स हो गए ये काम करते हुए। जो हमारा चैलेंज ये है कि हम एक ही तरह के फ्लड पैटर्न्स के लिए तैयार थे। हमारी कोई लेटेस्ट रिसर्चेस नहीं है। दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है उसमें पाकिस्तान एक वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है। अब देखें तो हमारे डिज़ास्टर की शक्लें बदली हैं। कभी हीट वेव आ रही है, कभी हमारे खुश्क साली आ रही है। आप देखें मुल्तान शहर में इस गर्मियों में 55 डिग्री टेम्परेचर, अब ये अनप्रेसिडेंटेड है। और आप सोचें सरवाइव कैसे कर सकता है इंसान, एक ह्यूमन बीइंग कैसे सरवाइव कर सकता है। देखिए, हमारा जो बोदोबाश है या जो रहने का सिस्टम है वो ख़ास टेम्परेचर के मुताबिक हम तैयार हैं। जैसे मैं कह रहा था, कभी आपको हीट वेव मिलते हैं, कभी कहत साली मिलती है, कभी आपको ओले पड़ते हुए दिखाई देते हैं, कभी आपको क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, और फिर उस पर बढ़कर ये जो दरियाओं का सैलाब है। ये वो तमाम फिनोमेनाज हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुने बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आज ये कर रहा था कि जो हमारा, जो आपने पूछा ना, मैकेनिज़्म है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस का, वो रेडी है एक ख़ास किस्म के दरियाओं के ख़ास तरह के फ्लड्स आएंगे, और वो भी उन दरियाओं में जहाँ पानी आता था, जैसे हमारे चनाब में, इंडस में और झेलम में पानी आया करता था, तो हम उसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे। तो जब हमारे रावी में या सतलुज में पानी आया तो हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। तो इस वजह से भी आपकी बात सही है। लेकिन प्रेडिक्शन तो ऑलरेडी थी कि यहाँ पानी आएगा। देखिए, प्रेडिक्शन में आपको 12-15 दिन मिलते हैं ना। अगर आपको एक पूरा डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस का मैकेनिज़्म करना है तो वो महीनों पर मुश्तमिल होता है, मुहित होता है। और अगर आप देखें तो हमारे एक और चीज़ जो बहुत हमारे मिस है, वो एक इफ़ेक्टिव लोकल गवर्नमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट और मिटिगेशन लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, तो उसको देखने की ज़रूरत है कि हम वो कैसे ज़्यादा मुतहरक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे सबूर साहब बताइएगा कि जहांगीर खान तरीन साहब भी बड़े, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया सैलाब मुतासरीन की मदद में भी, तो मुझे उस हवाले से बताइएगा कि इस वक्त चूँकि बहाली का अमल है और लोगों की जो उम्मीद है वो हुकूमत से है, सियासी जमातों से भी है, सियासी लोगों से भी है, तो मुझे बताइएगा जहांगीर खान साहब ने क्या ऐसे अब उनके अवामिल थे या उन्होंने क्या ऐसी पॉलिसी मेकिंग की है कि वो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में लोगों की, आवाम की मदद कर सकें। देखिए, पहली बात ये है कि तरीन साहब का जो बैकग्राउंड है आप सब लोग जानते हैं। उनका एक बैकग्राउंड एक समाजी कारकुन का है। 1999 से वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़रिए समाजी काम जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा करते रहे, जिसका आगाज़ लोधरा से हुआ था। और अब ये हमारा इदारा जो लोधरा पायलट प्रोजेक्ट 99 में बना था, वो कोई 15 ज़िलों में काम कर रहा है। आपने जो डिज़ास्टर की बात की, जिस दिन पाकिस्तान को डिज़ास्टर ने हिट किया है KPK में और फिर पंजाब में, तरीन साहब ने एक साइजेबल फ़ंड को 70 मिलियन का उन्होंने एलोकेट किया फ्रॉम CSR, और उन्होंने हमें हिदायत की कि आप उन इलाकों में जाकर काम करें जहाँ कोई नहीं पहुँच पा रहा। तो हमने बुनेर में काम किया, मालाकंड में काम किया, फिर हमने लोधरा, बहावलनगर, मुल्तान, मुज़फ़्फ़रगढ़ और एडजेसेंट जो सारे अज़ला में हम काम कर रहे थे। और देखिए, जो डिज़ास्टर रिस्पांस के मोटी अगर तकसीम करें, एक इमीडिएट रिलीफ होता है जिसमें आपको फौरी तौर पर मदद चाहिए, लोगों को वैक्यूएशन करना है। हमने वैक्यूएशन की, लोगों को मुश्किल में जो फंसे हुए थे पानी में से उनको निकाला, फिर कैंप्स को इस काबिल किया कि वो रहने के काबिल हों, ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों के लिए, जो उनकी प्राइवेसी है, जो ख़वातीन की स्पेशल नीड्स हैं, उनको हमने कैटर किया।
और फिर सबसे बढ़कर ये कि उनके खाने पीने का, फिर कोई कुक राशन है, फिर उनके पके कुक फूड है, और फिर राशन है जो उनको अगले कुछ महीने के लिए उनको सपोर्ट मिले। ठीक फिर है। हमने एक और कोशिश ये की जो अर्ली रिकवरी की फ़ेज़ में आ जाती है कि उनके घरों की बहाली का कुछ बंदोबस्त हो, जिसमें आपको पता है जब पानी आ जाता है तो बेडिंग भी, बर्तन भी और घर का सब बिल्कुल। सामान ख़त्म हो जाता है। तो हमने बेडिंग का एक पूरा पैक बनाया, एक हमने यूटेंसिल्स का पूरा पैक बनाया जो हमने उन फैमिलीज़ को दिया। और अब जो तीसरी स्टेज आ रही है जो रिहैबिलिटेशन की है, तो मकानों की मुकम्मल बहाली है, एग्रीकल्चर की मुकम्मल बहाली है, रोज़गार की मुकम्मल बहाली है। तो हम उसकी नीड असेसमेंट कर रहे हैं कि उसको हम किस तरह से मुकम्मल तौर पर ठीक है। बहाली में लेके जाएँ। ठीक है। और कोई स्पेसिफिक या ख़ास बजट भी है जो उन्होंने एलोकेट किया है जनूबी पंजाब के लिए? देखिए टोटल उन्होंने हमें 7 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया ठीक है। लोधरा पायलट प्रोजेक्ट को, और हम अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 44,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को सर्व कर चुके हैं। ज़बरदस्त। जैसे मैंने मुख्तलिफ शोबाजात बताए, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वही है जो बच्चे हैं और ख़वातीन हैं, हमने उनको फोकस किया। अच्छा सबूर साहब, एक वायरल होती है तरीन साहब की, जिसमें वो फ्लड के जो सूरत हाल थी, डिज़ास्टर में वो बड़े मसरूफ़ थे लोगों की मदद करने में। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं सियासी पार्टी समझ के नहीं आया। तो उस हवाले से आपसे बात करूँगी, और उस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उस उन अल्फाज के पीछे क्या वजूहात थी और किस बिना पर बोला वो तमाम चीज़ें। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और जी हमें ज्वाइन किया है सुहेरा तारिक, जो कि रिपोर्टर रोही टीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सुहेरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा अहम सवाल हमने किया था डॉक्टर साहब से, जो कि आवाम भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं। तो ज़रा मुझे उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि एक वीडियो वायरल होती है जहांगीर खान तरीन साहब की, जो कि वो फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, और उस दौरान वो कहते हैं कि जी मेरा सियासी और मैं एज आप कह लें कि मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं आया, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस हवाले से मुझे बताइएगा कि क्या रीज़न थी, वजूहात क्या थी उस एक वीडियो के पीछे? देखिए तरीन साहब की जो स्टेटमेंट है वो तो बहुत बेहतर तो तरीन साहब खुद उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो हमें समझ आती है बहुत वाज़े है। तरीन साहब के दो लाइफ के हिस्से हैं, एक सियासी उनका बैकग्राउंड है और एक समाजी। तो अभी जो उन्होंने इजहार भी किया कि मकसद तो दोनों का आवाम की खिदमत था जी। कि आवाम को हमने सर्व करना है और कम्युनिटीज़ को सर्व करना है। तो उन्होंने कहा कि शायद सियासी सफ़र अब नहीं, लेकिन समाजी तौर पर वो अपने अवाम के साथ उसी तरह जुड़े रहेंगे और उनकी खिदमत करते रहेंगे। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान के तरीन साहब उन चंद मुखय्यर हज़रात में से हैं जो अपनी ज़ाती जेब से अपनी कम्युनिटीज़ में अपने लोगों को सर्व करते हैं। तो ये तो उन्होंने रीआइट्रेट किया बीइंग हेड ऑफ़ द एन NGO। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है कि एक वो जो पिछले 25 साल से उनकी जद्दोजहद जो कर रहे हैं समाज की तब्दीली का काम, उस पर उन्होंने और भी ज़्यादा रीआइट्रेट किया कि मैं इसको मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा। और मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमें जब भी कम्युनिटी लेवल पर कोई छोटा सा भी इशू आता है, कोई सपोर्ट चाहिए होती है, हम उनके साथ रब्ता करते हैं और हमें वो हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं, गाइड करते हैं। तो मैं तो पर्सनली समझता हूँ कि तरीन साहब का जो समाजी खिदमत का सफ़र 1999 में शुरू हुआ था, तो वो अब अपने पीक पर है। तो उस लिहाज से तो उनका ये मैसेज बहुत क्लियर है और बहुत खुशी की बात है कि वो अपनी कम्युनिटीज़ को मज़ीद सर्व करना चाहते हैं। अच्छा, होना भी ऐसा ही चाहिए कि जब जब ऐसे डिज़ास्टर्स आएँ या जब जब आपके मुल्क व कौम के लोग जो हैं वो ऐसी सूरत हाल से दो चार हों, तो हमें सियासत को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को, अपने ज़ाती जो इख्तलाफात हैं उनको साइड पे रखते हुए जो है वो मुत्तहिद होने का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं इस बयान से कतई नज़र एक बिलअमूम बात, जो पाकिस्तान में ये डिज़ास्टर्स आए हैं, इस वक्त तो बहुत ज़रूरत है कि तमाम सियासी तंजीमें, तमाम समाजी तंजीमें
हम कंसोलिडेटेड काम करें, हम जी, इसको स्टैंड ऐसा अलोन ही काम है। नहीं करें, वरना ये टच एंड गो में काम ज़ाया होता है। और मेरा मुखय्यर हज़रात से भी एक दरख्वास्त है कि जो हम कोशिश करते हैं कि हम एक कम्युनिटी में चले गए और जो ईज़िली एक्सेसिबल होती है सब वहीं पहुंचना शुरू हो जाते हैं, तो हमें आपस में भी ज़्यादा अच्छा, फिर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट एक की ज़रूरत और है। मामला भी तो होता है ना, अब अगर एक सियासी जमात एक जगह पर चली गई है और उसने वहाँ पर कोई इमदादी सरगर्मियाँ कर ली हैं, तो फिर जो मज़ीद 10 सियासी जमातें होंगी तो वो भी और एनजीओज़ वाले भी वो बढ़ चढ़ के उन्हीं जगहों पे जाएंगे, उन्हीं मकामात पर मदद करने की कोशिश करेंगे ताकि हम दिखा सकें कि जी ज़्यादा मदद की जो सरगर्मियाँ थी वो हमारी जानिब से हुई, ज़्यादा जो हमने इमदाद थी वो हमने की है। देखिए, मैं इसमें एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ, हमारी अच्छी इंटेंट सबकी होती है। आप देखें, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई आफत आती है, हर बंदा उठता है, ऐसा ही है, चीज़ें नो डाउट। उठाता है, खाना उठाता है, पहुँच जाता है। एनजीओज़ पहुँचती हैं, सियासी तंजीमें पहुँचती हैं, लेकिन होता क्या है इसमें प्रॉब्लम? इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम वहाँ पहुँचते हैं जो ईज़िली एक्सेसिबल एरियाज़ जी। हैं, मुश्किल एरियाज़ में पहुँच नहीं पाते, तो वो सब एक ही जगह हम डंप कर देते हैं। दूसरा ये कि कहीं जगह पर रिपीटेडली हम वही एक्टिविटी कर रहे होते जी। हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि यहाँ पर हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया और हमारे जो इदारे हैं उनकी ज़्यादा और भी ज़िम्मेदारी बढ़ती है, और हमारी शहरियों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें ताकि हम मैक्सिमम कम्युनिटीज़ तक पहुँचें, और बिल्कुल। मुखय्यर हजरात भी और इंडिविजुअली भी जो लोग खिदमत करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है हमें एक मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है हर ज़िले की सतह पर, हर यूनियन कौंसिल की सतह पर, कि उनकी मार्किंग हो और हम कहें कि जी हमें कुक्ड फूड चाहिए, आज हमें कपड़े चाहिए, आज हमें बर्तन चाहिए, आप अगर ये मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर आ जाएं। अब होता क्या है कि वो आपने देखा होगा, अभी आप भी फील्ड में थी, आपने देखा होगा हर बंद पर पके पकाए खाने जी। बहुत ज़्यादा हम लेकर पहुंच रहे थे, जो बाकी नीड्स हैं वो रह स्पेसिफिकली जाती हैं। अगर देखा जाए तो वहाँ पे इशू नहीं था, जी हमने जिन भी वहाँ पे लोगों से बात की है, हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से भी और जो मुखय्यर लोग हैं उनकी तरफ से भी बहुत बड़ी मिकदार में पहुँचा है। खाने का ये रहा है अलीज़े कि खाने की प्रॉब्लम नहीं थी, उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज थे, जैसा कि शेल्टर का इशू था, बहुत सारे लोगों को कैंप्स में जगह नहीं मिली थी, और अब चूंकि लोग अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं तो अब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उनके घर रीबिल्ड किए जाएं। रीबिल्ड किए जाएं। अभी इस वक्त ना उनके पास खाना है, कुछ भी नहीं है। यही बात मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी करी थी कि बहुत सारे लोग इस वक्त पीछे हट गए हैं कि अब तो अपने घरों की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, पानी की सतह में भी कमी आ गई है, तो चलें अब एक रिलीफ मिल गया है, अब सुकून का सांस ले लेते हैं। लेकिन इस वक्त ये जो टाइम है ये उस वक्त से भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त ना तो उनके पास खाना है, ना कमाने का कोई ज़रिया है, क्योंकि ये वो लोग थे तमाम जिनका ज़रिया मुआश जो था वो फसलों के ज़रिए होता था, वो फसलों के ज़रिए अभी तो कपास की और गंदम की और ये तमाम फसलें जो थी उन्होंने काश्त करनी भी थी, तो बड़ा नुकसान जो फसलों की मद में भी हुआ है, उन्हें तीनों जगह से जो है वो लोगों को डैमेज हुआ है। अगर आप देखें फाइनेंशियली डैमेज हुआ, उनका जो मालो दौलत थी वो भी चली गई, फिर उनके घर भी गिर गए, फिर जो जानी नुकसान हुआ है वो अलग है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस हवाले से तो सुहेरा आप भी फील्ड में थी, बार बार कहा जा रहा था कि जी टेंट्स की ज़रूरत है, टेंट्स की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें ख़वातीन की तो ये भी मसाइल सामने आ रहे थे कि ख़वातीन जो वहाँ पर कैंप्स में मौजूद हैं 2-3 हफ्ते से वो मतलब उनके नहाने का भी प्रॉब्लम है, वॉशरूम्स का बड़ा मसला है। ऑब्वियसली ख़वातीन को एक प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, ये अंडरस्टूड सी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप ठीक कह रही हैं। सरकारी तौर पर जो कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर सिचुएशन ये थी कि एक कैंप एक फैमिली को दिया गया है, उसी के अंदर मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी रह रहे हैं, और वो ओपन टेंट्स हैं ना, कोई इस तरह से नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही बंद है। प्राइवेसी का नो डाउट इशू है, लेकिन कैंप के अंदर रहने तक ठीक है क्योंकि ख़वातीन के साथ उनके मर्द होते हैं। घर के वॉशरूम्स का एक बहुत बड़ा रीज़न था, जो बेसिक हाइजीन होती है, स्पेशली ख़वातीन के जो मसाइल होते हैं उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं। बहुत सी ऐसी ख़वातीन थीं जो प्रेगनेंसी की हालत में वहाँ पर थीं, ठीक है, तो उनके लिए इश्यूज़ थे। और एक ही खातून के 4-4, 5-5 बच्चे हैं, उनको संभालना, उनको चीज़ें करना वो बहुत टफ़ था। जो लोगों ने ख़ुद से कैंप्स लगाए थे, या जिस तरह से एनजीओ सेक्टर जो है वो एक महदूद वसाइल के अंदर रहकर ही मदद कर सकता है, ज़ाहिर है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच नहीं है, लेकिन इस तरह से भी है कि मतलब फ़लाही काम के तौर पर है।
तो इदारों का ये काम था कि ज़्यादा तादाद में टेंट्स वगैरह लगाए जाते, लेकिन जो दूसरे टेंट्स लगाए गए वहाँ पर वॉशरूम्स का सिस्टम नहीं था। जो हमने ये सिकंदरी नहर वाली साइड पर देखा, वहाँ पर लोग खुले में बैठे हुए थे, तो आप देखिए वहाँ पर वॉशरूम्स तो थे ही नहीं। और पोर्टेबल वॉशरूम सिर्फ सरकारी जो एक कैंप लगा हुआ था बस्ती लंगड़ियाल में, वहाँ पर हमने देखे हैं। और उन वॉशरूम्स को देखकर एक आम बंदा सोचता है कि क्या मैं यहाँ पर जाऊँ या ना जाऊँ। लेकिन जिस तरह की वो डिज़ास्टर वाली सिचुएशन थी उस टाइम में, फिर उनके लिए ये भी गनीमत था। और प्रॉब्लम भी बड़ा नुमायाँ अब सामने आ रहा है। आप चूँकि फील्ड में है तो आप ज़्यादा बेहतर जानती भी होंगी इस चीज़ को कि बिजली के कनेक्शंस भी काटे जा रहे हैं अब। जो जाहिर सी बात है, इतनी शदीद गर्मी में लोगों को वहाँ पे पंखे मुहैया किए गए थे, वो भी वापस लिए जा रहे हैं, टेंट्स भी वापस लिए जा रहे हैं इंतज़ामिया की जानिब से। हालांकि लोगों के घरों में अभी भी पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हुआ है, उसको बहुत टाइम सिर्फ एक सतह कम हुई है पानी की, लेकिन उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि आप वापस जाएं। तो बिल्कुल ये मामला क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अलीज़े, अब पानी का जो एक ख़तरा था, सैलाब का एक ख़तरा था, वो शुक्र है कि टल चुका है। सिर्फ ये आर्जी कैंप उस टाइम तक के लिए लगाए गए थे जब तक सैलाब की या पानी की सतह की कम नहीं हो जाती है। तो अब वो जो आप घरों में पानी की बात कर रही हैं, वो घरों का जो पानी है वो ऐसे ही ख़त्म नहीं हो जाएगा। उसको, जहाँ तक मेरा थॉट है, मेरा ये थॉट है कि 2 महीने तो एटलीस्ट लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास उस तरह से वसाइल ही नहीं है कि वो पैसे लगाकर पानी निकलवा सकें या अपना घर गिराकर दोबारा तामीर कर सकें। उसके अलावा जो आर्जी कैंप्स थे वो सिर्फ उस टाइम तक के लिए लगाए गए थे, हार्डली 10 to 15 डेज़ के लोग वहाँ पर कैंप कर सकें। और वहाँ पर लाइफ ऐसी है कि इससे ज़्यादा दिन वहाँ पर गुजारा करना है भी मुश्किल, और बहुत से लोग जो हैं वो खुद भी जाना चाह रहे हैं। अच्छा नहीं, फोर्सफुली उस तरह से नहीं है, फोर्सफुली नहीं है। ये कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बैग पे कुछ और होता है और सामने कुछ और नज़र आ रहा होता है, उनको फोर्सफुली नहीं भेजा जा रहा। इवन के लोग तो पहले दिन से ही अपने घर जाना चाह रहे थे कि पता नहीं हमारा सामान किस तरह से होगा। आपने देखा होगा कि पहले भी कहा जा रहा था कि फोर्सफुली हमें घरों से बाहर निकाला गया है। हाँ। तो लोग इतने बेबस हो चुके हैं, वो इतने परेशान हो चुके हैं कि बस हम किसी तरह अपने घर जाएं। ज़ाहिर है उनकी चीज़ें हैं, उनका सामान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्नीचर टूट गया है। आपने अभी कुछ दिन पहले, 2 रोज़ पहले या 3 रोज़ पहले मेरी आपसे जब बात भी हुई शो के दौरान ही, तो हमने इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट के ऊपर भी बात की और इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट भी आया। जो पोजीशन होल्डर बच्ची थी उससे भी हमने बातचीत की, गुफ्तगू की आपके ज़रिए। तो उस हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कैसा रहा है इस साल और इम्तहानात का क्या सिलसिला चलेगा आगे। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। जी सुहेरा, मुझे बताइएगा कि इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट के हवाले से कि इस साल का जो रिज़ल्ट था वो कैसा रहा है इंटरमीडिएट का? इस साल जो रिज़ल्ट की रेशो रही है वो टोटल जो पास हुए हैं स्टूडेंट्स उनकी रेशो 64% तकरीबन रही है, 63 पॉइंट समथिंग। अच्छा। जो कि एक अच्छी रेशो समझी जा रही है। 47,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम पास किया है इंटरमीडिएट का, और अभी ये सिर्फ सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आया। ठीक है। फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आना अभी बाकी है। अब जो बाकी स्टूडेंट्स जो के पास नहीं हो सके उसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं। अच्छा। पहली बात तो ये है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनका रिज़ल्ट एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हमेशा ही ज़्यादा आता है, और उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ पर टीचर्स एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स थोड़े से वो बेहतर होते हैं तवज्जो देने में स्टूडेंट्स पे। जी। हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत सारे इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि बहुत से स्कूल्स के प्रिंसिपल्स नहीं हैं, वहाँ पर एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं, और जब एक प्रिंसिपल, एक सरबराह इदारे का मौजूद नहीं होगा तो फिर नीचे वाले लेवल को उस तरह से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, चल ही नहीं सकता। हाँ, कोई भी इदारा बिल्कुल ऐसे ही है, बॉस के बगैर तो पॉसिबल नहीं चल सकता। उसके अलावा मैनेजमेंट नहीं है। अब एक ही टीचर को आप देखें, इंग्लिश टीचर को ही साइंस सब्जेक्ट दिया जा रहा है, मैथ सब्जेक्ट दिया जा रहा है पढ़ाने को, तो फिर ये जो रिज़ल्ट में ना पास होने वाले स्टूडेंट्स की शरह, इसका बहुत बड़ा हिस्सा
गवर्नमेंट स्कूल्स का है। लेकिन आप गवर्नमेंट जब इंस्टीट्यूट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर ऐसे आते हैं जो पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं, वर्कशॉप्स पे, ढाबों पे, चाय के होटल्स पे। तो वो बच्चे अपनी एजुकेशन को उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाते। हालांकि अब बोर्ड ने फेल वाला सिस्टम पिछले 2 साल से ख़त्म कर दिया हुआ है। अब ग्रेड्स आते हैं और परसेंटेज होती है स्टूडेंट की, यानी जो पासिंग मार्क्स होते हैं अगर उससे कम भी आए हैं तो उसको फेल कंसीडर नहीं किया जाता। स्टूडेंट को दो चांसेस दी जाती है, 2 चांसेस दिए जाते हैं कि वो अपने नंबर जो है वो इम्प्रूव कर सकता है। जैसे अब सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स का ऐलान हो गया हुआ है, 29 अक्टूबर से वो शुरू हो जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जो अपने मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं वो भी पेपर दे सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि स्टूडेंट के ऊपर है कि उसने जस्ट 1 या 2 सब्जेक्ट्स का पेपर देना है या ओवरऑल सारे पेपर सारे एग्जाम्स देके वो इम्प्रूव करना ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उससे सिर्फ एक चीज़ आती है कि उसकी जो डिग्री होती है बाद में उस पर लिखा आता है कि ये सेकंड एनुअल का पेपर था। इसलिए बेहतर यही है कि फ़र्स्ट एनुअल में स्टूडेंट अच्छा अपेयर कर लें। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, इसके अलावा जो रेगुलर हमारे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जो किसी इदारे से मुंसलिक नहीं हैं, उनकी रेशो बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से उनकी भी पास परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। तो मोस्टली जो अब सेकंड एनुअल के स्टूडेंट्स हैं वो वही होंगे जो कि प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप देखें लीजिए, इस बार किसी भी गवर्नमेंट स्कूल की पोजीशन नहीं आई है मुल्तान में। लास्ट टाइम हमने जब मैट्रिक का रिज़ल्ट देखा था तो उसमें मुल्तान के 1-2 गवर्नमेंट स्कूल शामिल थे जिनकी पोजीशन आई थी, लेकिन इस बार एक भी नहीं है। सारी पोजीशंस जो हैं वो प्राइवेट उनकी आई हैं इंस्टीट्यूट्स की, और फिर परसेंटेज भी उनकी ज़्यादा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा सबूर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको जब आप लोग सैलाबी सरगर्मियाँ कर रहे थे, इमदादी सरगर्मियाँ वहाँ पे सरअंजाम दे रहे थे, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? जो सैलाब है वो हर एक पर एक तरह से असर नहीं डालता जी। जो मार्जिनलाइज सेगमेंट्स हैं, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन पर फ़र्क असर डलता है और उसके लिए फ़र्क किस्म के अरेंजमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब जब हमने कैंप्स पर भी देखा, बहुत जगहों पर बहुत अच्छे कैंप्स लगे हुए थे, लेकिन उसमें प्राइवेसी के इश्यूज़ थे। उसमें ख़ास तौर पर बच्चों के लिए कुछ चिल्ड्रन फ्रेंडली स्पेसेस नहीं थी। तो हमने 1 जगह 2 जगह ये कोशिश की, इस सैलाब में 2 कैंप्स में हमने बच्चों के लिए उनकी फ्रेंडली स्पेसेस भी बनाई, उनका स्कूल भी बनाया, उनके खेलने का भी किया। इसी तरह ख़वातीन के लिए जैसे उनकी ख़ास ज़रूरतें, उनको हाइजीन के उनके इश्यूज़ हैं, तो हमने MHH किटें को 3000 के करीब डिस्ट्रीब्यूट की हैं। अब आपको पता है जब आप घर से आ गए हैं, आप एक कैंप में बैठे हुए हैं, तो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते और बंदोबस्त भी नहीं है। और तीसरी बात जो है, जो PWDs हैं हमारे, उनकी जो ज़रूरतें अब हम हर एक को एक ही तरह डील कर रहे होते हैं, उनकी फ़र्क ज़रूरतें हैं। उसके लिए ना हमारे कैंप्स तैयार हैं, ना हमारे बदकिस्मती से जो रिस्पांस इदारे भी बहुत फुली रेडी नहीं है, इंक्लूडिंग NGOs। तो हमें जब हम बहुत ही प्रोफेशनली जब रिस्पांस करते हैं तो हम इन सेगमेंट्स को भी लेकर चल रहे होते हैं कि इनकी नीड्स भी फुलफिल हो। अच्छा, ये बड़े बारीक सेगमेंट्स और एस्पेक्ट्स हैं और ये उतने ही अहम हैं जितना आप कह लें खाना, राशन और ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इनको अमूमन क्योंकि आसान नहीं होता कि इनको कैटर करें। फिर जैसे अभी सवेरा ने बात की थी, जब बहुत प्रेशर पड़ता है तो फिर आप कोशिश करते हैं कुछ बेसिक चीज़ें हों, लेकिन इनको मद्देनज़र रखना हमारी जो चेकलिस्ट है समाजी तंजीमों की, उसमें सबसे ऊपर होता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये भी हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, बहुत ज़रूरी है जी। और मैं इसीलिए जो पहले भी बात कर रहा था, इसमें हम सबको मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत है। हुकूमत अकेले नहीं कर सकती, समाजी तंजीमें, हुकूमत, शहरी मुखय्यर हजरात और हमारी लोकल गवर्नमेंट्स, इन सबको ये मिलकर करना होगा। सबको मिलकर करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि डिज़ास्टर जब इतना बड़ा हो और अनप्लान्ड चीज़ें हो जाएं, क्राइसिस इतना बड़ा आ जाए, डैमेज इतना बड़ा हो जाए, तब हम खाली हुकूमत पे तनकीद ही ना करें। सही बात हमें मैं हमेशा जिस दिन से इवन हमें तकरीबन 1-1.5 माह हो चुका है इस सारी सूरत हाल से निमटते हुए, तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि देखें, हुकूमत पे तनकीद करें आप, ठीक है, पॉजिटिवली आप क्रिटिसाइज़ करें किसी भी इंसान को, लेकिन हुकूमत भी एक्टिवली काम कर रही है। हमें हुकूमत बड़ी एक्टिव नज़र भी आई है। मैं एक बार पॉइंट बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ, देखें जिस किसी की भी हुकूमत हो, अकेली हुकूमतें नहीं कर सकती।
हुकूमतें, ऐसा ही है। समाजी, कोई भी हुकूमत हो, हुकूमतें, समाजी तंजीमें, शहरी आम अफराद, प्राइवेट सेक्टर, हम सबको, और हमारे महकमे 1122 है, बाकी महकमे हैं, ये जब हम मिल के, सोशल वेलफेयर है, जब तक हम मिल के नहीं करेंगे चीज़ें बेहतर नहीं नहीं हो होंगी। हम सकेंगी। ये नहीं कर सकते कि आप करें मैं नहीं करूं। और आपने जो अगली बात पूछी थी पहले सवाल में कि अभी लोग घरों को वापस जा रहे हैं, अभी बज़ाहिर लग रहा है कि ये क्राइसिस ओवर हो गया। मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बहुत थोड़ी सी खबर आती है जी। सैलाब की, लेकिन अभी असल क्राइसिस है। लोग घरों को वापस जाएंगे, जिनके घर गिर गए हैं उन्हें बहाली की ज़रूरत है, जिनकी ज़राअत ख़त्म हो गई है, एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म हो गई है, वो बहाल होंगी, कारोबार ख़त्म हो गए हैं। तो ये अब वक्त है कि हम इनके लिए स्पेशल पैकेजेस अनाउंस हों, बिल्कुल। मालिया अच्छा, वैसे अबियाना हुकूमती माफ़ हो। सतह पर देखा जाए तो हुकूमत ने तो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने तो ऐलानात भी किए हैं कि जी इतनी स्पेसिफिक अमाउंट वो लोग जिनका जानी नुकसान हुआ उनको मिलेगी, ये स्पेसिफिक अमाउंट जिनका माली नुकसान घर की बहाली के लिए मिलेगी, ये स्पेसिफिक अमाउंट मवेशियों के लिए दी जाएगी। ऐलानात तो हुए हैं। ऐलानात हुए हैं जी, उस पर पूरा मिनोन अमल भी हो। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ हमें आफत ज़दा भी डिक्लेयर करना चाहिए, हमें मालिया अबियाना भी माफ़ करना चाहिए, और जी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि 100% रिकवरी अच्छा, हो। एक और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मुझे लगता है कि जो हमने बिल माफ़ किए हैं 1 माह के, हमें बिजली के बिलों में रिलीफ जो था वो तकरीबन 3 से 4 माह का देना चाहिए, देखिए बिल स्पेसिफिकली उन इलाकों में जो डायरेक्टली मुतासर हैं। बिल्कुल कम अज़ कम 3-3 महीने के कम अज़ बिल कम। माफ़ होने चाहिए। और मैं एक बात और, जो लेसन लर्निंग है, देखें डिज़ास्टर आ गया, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था, कुछ दरियाओं में बहुत सालों बाद पानी आया, कुछ में आता रहता है 2-3 सालों के बाद, 5 सालों के बाद। इस दफ़ा हमने नोट किया कि हमारे पैटर्न भी चेंज हुए। दिस इज़ अ टाइम हम कोई रिसर्च बेस्ड अपने फ्रेमवर्क बनाएं अच्छा, कि हम किस तरह मुकाबला कर डॉक्टर सकते हैं। साहब, लेकिन अभी जो 1 माह के बिजली के बिल माफ़ किए गए हैं उसमें भी देखें तो हमें बहुत सारी न्यूज़ कवरेज भी मिली और लोगों ने कंप्लेंट्स भी दर्ज कराई कि जी बिल जो थे वो तो उनके घरों में आए हैं, बिल तो उनके, अब तो ज़ाहिर है ऑनलाइन ज़माना है तो बिल उनके मोबाइल फ़ोन्स पर भी आए हैं, तो बिल जो है वो कह रहे हैं कि जी माफ़ नहीं हुए, बिल आए हैं। सुहेरा, आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगी चूँकि आप फील्ड में भी हैं। चीज़ें सुनने में ये भी आ रहा है कि बिल माफ़ नहीं हुए हैं, उन्होंने उनकी इंस्टॉलमेंट भरी है। अच्छा, ये भी सीन देखने को मिल रहा है। और आप ये देखें कि जब गवर्नमेंट हायर लेवल पर कोई डिसीजन लेती है तो हमारे महकमे उस चीज़ को कितना फॉलो फॉलो क्यों नहीं करते हैं, करते? ये भी चीज़ बड़ा काउंट करती है। तो क्या हमारे पास ऐसे इदारे नहीं हैं कि जो हुकूमत के अहकामात को जो है वो नाफिज करवा सके बेहतर तरीके से? अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि नहीं है। हमारे कौन से महकमे होते हैं, अगर हम मैप्को को लेते हैं कि बिजली के बिल माफ़ करना मैप्को का काम है, तो क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी उस तरह से पूरी कर रहे हैं? यहाँ तो जिसके घर में एक पंखा लगा हुआ है, जिसका 100 यूनिट खर्च हुआ है, उसको वो 10-20 हज़ार का बिल उठा के दे देते हैं, और फिर बाद में इतना उसको कोशिश करने के बाद अपना वो बिल ठीक करवाना पड़ता है। तो हमारे महकमे लैग कर रहे हैं। इवन कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वो वहाँ पर मौजूद रहा, लेकिन वहाँ पर जो सिचुएशंस रही अक्सर ऐसे हो जाता है कि काबू से बाहर तो हो अब जाता है। आपने भी जैसे बात की है ना जी, जी। कि सीएम साहिबा ने पैकेज का अनाउंस किया, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस बिजली के बिलों को भी पैकेज का हिस्सा बनाना चाहिए कि बेशक। 3 महीने के बिल नहीं होंगे और फलां नुकसान होगा तो ये करेंगे, और ये देखिए, आप होलिस्टिक होना चाहिए। चाहिए। हाँ, आप पूरे शहर के लिए, पूरे जनूबी पंजाब के लिए ना करें, लेकिन जो इलाके डायरेक्टली मुतासिर हुए हैं आप एटलीस्ट उनके लिए ये लाजमी करें, क्योंकि पॉजिटिवली तो कोई भी आपको क्रिटिसाइज भी कर सकता है। इवन कि सीएम अच्छा, साहिबा फिर ये भी है कि आप देखें, आपने अपर लेवल पर आपने तो ऐलानात कर दिए हैं, आप उसको यकीनी भी बनाएं कि क्या जो ऐलानात मैं कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, क्या उस पर अमल जारी है, क्या उस तरीके से लोगों को वो सहूलियात मिल रही हैं जो मैंने बोला है, ऐलान किया है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इवन कि हमारी जो सीएम है मरियम नवाज़, उन्होंने तो आके कीनली 2 दफ़ा विज़िट भी किया उन इलाकों का, और बड़ी गौर से वो उन लोगों की बातें भी सुनती रही हैं, उनके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, तो वो तो बड़े अच्छे से समझती हैं कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है। अब 1 महीना तो तकरीबन हो गया, वहाँ पर बिजली का तो नामो निशान है ही नहीं उन इलाकों में, ये जितने भी हमारे मुल्तान की बाउंड्री में इलाके आते हैं। तो वो लोग जो कि रह ही बिजली के बगैर रहे हैं, वहाँ पर बिजली की तारें काट दी गई हैं या कनेक्शंस अभी नहीं दिए जा रहे या बहाल नहीं किए जा रहे। इवन कि ये भी तो महकमों का काम है कि वहाँ से जहाँ पर बिजली के कनेक्शंस मौजूद हैं वहाँ से पानी निकाल कर या उसको जगह को ठीक कर कर दोबारा से
बिजली वहाँ पर दी जाए। ये भी तो इदारों का काम है जो कि ठीक है, नहीं किया जा रहा। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी मैं जब हम ब्रेक पर गए तो हम ये बात भी कर रहे थे कि लोगों का कहना है, इवन बड़े बड़े तज्जियाकार जो हैं वो आकर टीवी चैनल्स पर बैठते हैं और जी कह रहे होते हैं कि जी डैम्स बनने चाहिए, डैम्स का होना ज़रूरी है। तो मुझे इस हवाले से भी बताएं, क्या अगर हमारे मुल्क के पास डैम्स होते या जो ज़ेर तामीर डैम था वो बन चुका होता तो क्या हम इस सैलाब से बच सकते थे? ये डैम कोई होना सैलाब को रोकने का बायस नहीं बन सकता सिर्फ। अच्छा। आप देखें, जो हिंदुस्तान ने डैम खोले हैं तो पानी आया, तो एक वक्त एक लिमिट है ना डैम्स की भी कि उससे जी। ऊपर आप मैनेज नहीं कर सकते। और जिन रिवर्स की बात हम कर रहे हैं इस पर तो डैम वैसे भी नहीं बनने थे जिसमें इस साल सैलाब आया है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें जो क्लाइमेट चेंज को होलिस्टिकली एड्रेस करने की ज़रूरत है। दैट वाज हमें द मेन रीज़न। असल तो इशू वही है। दूसरी बात ये बारिशों का पानी है, सैलाबों का पानी है, हमें रिजर्वायर बनाने चाहिए बड़े, और वो मुख्तलिफ जगहों पर 10-20 रिजर्वायर होंगे अगर हमारे अरेबियन सी से पहले, तो हम पानी को एक्सेसिव को वहाँ स्टोर कर सकते हैं जो दोबारा भी यूज़ हो सकता है। हमें बड़े डैम्स दुनिया में ये अब वायबल नहीं रहे, उसके फ़ायदे कम हैं, नुकसानात ज़्यादा हैं। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद हमें एक चीज़ और भी करने की ज़रूरत है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ जो हमारा बारिशों का पानी है इसको हम कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। मोटरवेज़ पर जो पानी इकट्ठा होता है, जो दरियाओं के किनारों पर इकट्ठा होता है, इसको हम कैसे यूज़ करें, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा, अभी ये जो सैलाब का पानी था, अब देखें ये तो ऑब्वियस सी बात है, दरियाई जगह थी, वहाँ पर पानी आना ही आना था, ठीक है। लेकिन ये सैलाब का जो पानी था जो हमारे लिए आज जानलेवा बन गया, नुकसानदेह बन गया, साबित हो गया, वो पानी कहीं ना कहीं हमारे लिए मुफीद भी साबित हो सकता था। देखें, अगर जो कि आप हमारी अपनी कोताहियों की वजह से नुकसानदेह आप दरिया के बेड के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएंगे, अगर आप ऐसी सड़कें या रास्ते बनाएंगे जो रुकावट डालें। अब आपकी इस वक्त बहुत सारी हाईवेज़ और मोटरवेज़ एलिवेटेड हैं, जी 20-20 फुट ऊंची हैं, जिन्होंने दरियाओं की कुदरती गुजरगाहें बंद कर दी हैं। तो ये तो एक तरह से क्रिमिनल है। इसको जी। हमें देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह दरियाओं की गुजरगाहों को बहाल रखते हैं। अच्छा, फिर मैं एक और पॉइंट पे ऐड करना चाहूँगी कि जब हम कहते हैं कि जी इंतज़ामिया मुतहरिक नहीं थी और हमने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी जो है वो मुअत्तल भी किया गया, और अगर हम जलालपुर पीरवाला की बात करें तो ज़हीरा शायद आप वाकिफ़ भी होंगे इस चीज़ से। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जब हमने इतनी अर्जेंटली ये डिसीजंस ले लिए तो हमने इतनी अर्जेंटली उन लोगों के ख़िलाफ़ डिसीजंस क्यों नहीं लिए जिन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ या डेवलपमेंट के नाम पे उन दरियाई जो जगहें थी वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सही चीज़ें बनाई। देखिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप ये देखिए, इसको महीने से ऊपर हो गया है, तो ये तो एक नेशनल एजेंडे के तौर पर होना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरह फ्यूचर के लिए ठीक है, हम इन रास्तों को क्लियर रखें। और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो हमारी रैपिड अर्बनाइजेशन है इसको ऑर्गेनाइज़ करें। अगर हम ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे तो आप देखिए ये अर्बन फ्लडिंग के भी मसले जो हमारे ज़्यादा, नाला लई का आपने इशू ठीक है। अक्सर देखा होगा। इसी तरह इस दफ़ा कराची में भी सैलाब आया है। जब हम नदियों पर, दरियाओं के रास्तों पर जो कब्ज़े वागुज़ार नहीं करेंगे तो शायद ये बड़ा मुश्किल होगा। जी ऐसा ही है। अच्छा सुहेरा, मुझे बताइएगा वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से ख़वातीन बिज़नेस ग्रोथ के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और ख़वातीन इससे कितनी मुतमईन हैं? हम लोग ऑलमोस्ट हर टाइम ही ये बात करते हैं कि वुमेन चैम्बर जो है वो क्या किरदार अदा कर रहा है और बिज़नेस ग्रोथ को लेकर किस तरह से सीरियस है। तो आप ये देखें कि जहाँ पर उनकी अच्छी चीज़ें हैं वहीं पर बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको चेंज होना चाहिए। स्पेशली मैंने आपको पहले भी बताया था कि 450 के करीब मुल्तान डिवीज़न से उनके पास ख़वातीन रजिस्टर्ड हैं और उनका रजिस्टर्ड होने का कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं बड़ा है। लंबा है। नहीं, प्रोसेस ऐसा इतना लंबा चौड़ा नहीं है। बहुत ख़वातीन उस प्रोसेस से वाकिफ़ नहीं हैं।
या उनकी एक्सेस नहीं है वुमेन चैम्बर तक। और एक्सेस क्यों नहीं है? क्योंकि उनको अवेयरनेस उस तरह से नहीं दी गई। ख़वातीन अपने सर्कल में जितनी हुनरमंद ख़वातीन को जानती हैं, उन तक तो ये बात पहुंच जाती है कि कोई चैम्बर बना हुआ है और उसका काम क्या है, उसका किरदार अच्छा, क्या फिर है। वो ख़वातीन जो पढ़ी लिखी हैं या जिनको शऊर है, जो एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, उन तक ये चीज़ें पहुंच जाती हैं, लेकिन जो वैसे ही बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जो घरों में काम कर रही हैं, उन तक नहीं पहुंच पाती हैं उन चीज़ें। तक नहीं पहुंच पाती। और उनमें बहुत सारा रीज़न ये भी आ जाता है कि कुछ ख़वातीन को घरों से बाहर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं होती, जिनकी वजह से उनका बिज़नेस उस तरह से ग्रो नहीं कर पाता। आप देखें आजकल हर किसी के घर में और हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है। इस चीज़ से वो करके उसका स्टेटस क्या है या वो क्या काम करता है, मोबाइल फ़ोन हर घर में मौजूद होता है और उसके ज़रिए आप अपने बिज़नेस की ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सी एग्जीबिशंस हो रही होती हैं, चीज़ें हो रही होती हैं जहाँ तक वो अपना काम लेकर जा सकती हैं, लेकिन इतने सालों में काम करने के बाद भी उन ख़वातीन को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता या उस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुँच पाती, जो कि मेरे ख़्याल से वुमेन चैम्बर को इस चीज़ पे काम करना चाहिए। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा कि बहुत सारे चौक, बहुत सारी ऐसी मकामात हैं जो तामीर हैं, ज़ेरे तामीर हैं। मुझे ये भी बताएं कि मुल्तान घंटा घर की बहाली के बारे में भी और एक म्यूज़ियम भी तामीर किया जा रहा है, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, आप जल्दी से हमें इसका जवाब दे दें। 1 मिनट में तो यही अलीज़ा जवाब हो सकता है कि अभी इन पर काम चल रहा है और म्यूज़ियम का उम्मीद कब तक है कि कब तक बन जाएगा? उम्मीद, इसकी जो डेडलाइन थी वो एक्सटेंड की गई थी इस साल जून तक म्यूज़ियम की, जो कि डेडलाइन भी अब क्रॉस हो चुकी है और अब आसार यही नज़र आ रहे हैं कि नेक्स्ट जो हमारा माली साल आएगा, जो बजट आएगा, उसमें इसकी लास्ट जो किस्त है वो जारी तो होगी। खैर मैंने ये भी सुना कि डेवलपमेंटल जितने भी थे प्रोजेक्ट्स, उनकी जो जद में बजट था वो जो है वो सैलाब मुतासिरीन तक पहुंचाया जाएगा। सबूर साहब, मुझे एक शॉर्ट सा जवाब दे दें कि जी खान तरीन साहब, जहांगीर खान तरीन साहब की क्या राय है और क्या लाहे अमल है अब इन फ्यूचर जो सैलाब मुतासिरीन हैं उनके लिए? देखिए, उनकी तरफ से हमें हदायत है कि किसी को पीछे ना रह जाए कोई भी। आपने इतना बहाली की कोशिश करनी है कि वो ज़िंदगी में दोबारा नॉर्मल तरीके से शुरू कर सके। तो हम जो इलाके पिक कर रहे हैं, जो यूनियन काउंसिलें पिक कर रहे हैं, तो वहाँ हमने रिलीफ भी किया है, अर्ली रिकवरी भी, और पूरे तौर पर इंशाल्लाह उसका रिहेबिलिटेशन करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सुहेरा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और जैसे कि हमने ब्रेक से पहले भी बात की कि अब जो बहाली का अमल है उसमें सैलाब मुतासरीन जो हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डायरेक्टली अफेक्टेड लोग हैं वो बहुत और जगहों से भी बहुत मुतासर हैं। अब आप देख लें, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनकी ज़िंदगी में। हमने अभी जिक्र किया कि उनके घर की बहाली, बिजली का ना होना और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, उनका ज़रिए मौश डिस्टर्ब हो जाना। तो ये वो मामलात हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, जिनको हम देख पा रहे हैं कि ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त उनसे वो दो चार हैं। अच्छा, जिससे निमटने के लिए जो है वो बहुत सारे NGOs भी काम कर रहे हैं, सियासी जमातें काम कर रही हैं, इंतज़ामिया काम कर रही है, हुकूमत काम कर रही है, मुखय्यर हजरात काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ वो एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम जिनका ज़िक्र भी नहीं कर रहे, कुछ वो एस्पेक्ट्स हैं जिनका ज़िक्र तो हो रहा है लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा। अब उसमें चंद एक एस्पेक्ट्स ये भी हैं कि जो सैलाब मुतासरीन थे वहाँ पर लोगों की सेहत बड़ी आप कह लें कि बैडली अफेक्ट हुई है, और वो सेहत जो है फ़िज़िकली भी अफेक्ट हुई है, मेंटली भी अफेक्ट हुई है। और जब आप मेंटली अफेक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी प्रॉब्लम से, अब देखें उस सैलाब की जद में ना सिर्फ बड़े आए, बूढ़े आए, औरतें आई, मर्द आए, बल्कि उसमें बच्चे भी थे, डिसेबल लोग भी थे, उसमें वो बच्चियां थीं जो एजुकेशन हासिल कर रही थीं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि डिसेबल भी थे, ख़वातीन थीं, हामला ख़वातीन थीं। तो आप देखें उन लोगों के लिए अपने घरों से दूर जाना, एक एक माँ के लिए, फिर ना सिर्फ दूर जाना बल्कि वापसी का कोई पता नहीं, और आपको नहीं पता आप वापस जाएंगे, आपके घर हैं नहीं है, ज़रिए मौश आपका ख़त्म हो चुका है,
तो ये तमाम अनासर जो हैं आपकी मेंटल हेल्थ पे किस कदर अफेक्ट होते हैं, और आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बड़ी मुतासर होती है। और फ़िज़िकल हेल्थ एक और तरह से भी सामने आ रही है, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं बहावलपुर से भी और मुल्तान से भी, डेंगू के जो सैलाब मुतासर लोग थे वो डेंगू की जद में भी आ रहे हैं। तो उस हवाले से बात करेंगे। आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलो। हमारे साथ मौजूद हैं राना फरहान नून साहब जो कि एंटोमोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ साथ मौजूद हैं ऐमन ज़हरा जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ऐमन आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि मेंटली लोग अफेक्ट हो जाते हैं इस चीज़ से, लेकिन इसका जो है वो पता नहीं चलता। फिज़िकली तो डॉक्टर साहब देखें डेंगू हो रहा है तो हमें केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, पता चल रहा है। मेंटली जितने भी लोग अफेक्टेड हैं, ये 40 जो हैं वो तकरीबन 40 लाख के करीब लोग हैं, 4 मिलियन आप कह लें या इससे भी शायद ज़ायद हैं। तो वो 40 लाख लोग अफेक्टेड हैं मेंटली इस वक्त, लेकिन उनमें से कुछ लोगों की तादाद ऐसी है जो डेंगू से अफेक्टेड हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हम शुरुआत से उसको शुरू करेंगे कि डेंगू होता कैसे है, वजूहात क्या हैं, ये पैदा कैसे होता है, सारा हमें बैकग्राउंड बताइए। जी जी। अच्छा, मैं आपको डेंगू के हवाले से एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। जो डेंगू बुखार है वो एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने की वजह से होता है। जैसे नाम है डेंगू बुखार, तो वो उस मच्छर का नाम भी जो है ना वो डेंगू मच्छर है। अच्छा, दूसरी बात जो हमारे लिए सबसे अहम है, हम किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं भाई ये मच्छर जो है ना वो डेंगू का मच्छर है या जो है ना दूसरा एनोफ्लीज या क्यूलिक्स का मच्छर है। ठीक है। तो इन दोनों की सबसे आसान सी आइडेंटिफिकेशन है। मोस्टली जो मॉस्किटोज का कलर होता है उसकी बॉडी ब्लैक या ब्राउन होती है जी। अगर ब्लैक कलर का मॉस्किटो हो और उसके ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स हो तो वो डेंगू मच्छर होगा। तो इसकी खास निशानी है, खास पहचान जी जी मैडम। उसके ऊपर जो है ना वाइट कलर के स्पॉट्स होंगे तो ये उसकी जो है ना ख़ास आइडेंटिफिकेशन है। उससे हम जो है ना उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसकी बॉडी के ऊपर, उसकी लेग्स के ऊपर वाइट कलर के अगर स्पॉट्स हो, ब्लैक कलर हो। और तीसरी जो सबसे बड़ी अहम बात है वो डे टाइम बाइटर है। जो दूसरे मॉस्किटोज हैं वो डॉन एंड डस्क के टाइम या रात के टाइम आपको काटते हैं। जो डेंगू का मच्छर है वो हमेशा आपको दिन के टाइम में का, तो ये डे बाइटर भी है, इसका बिहेवियर है। तो इस तरह हम उसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर ब्लैक कलर का मॉस्किटो है, उसके ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स हैं और वो दिन टाइम में आपको बाइट कर रहा है तो इट मीन्स जो है ना वो डेंगू मॉस्किटो है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है हर डेंगू मच्छर जो है ना वो डेंगू वायरस या डेंगू बुखार नहीं फैलाता ये। अच्छा। जी जी मैडम। जो डेंगू मच्छर होगा वो पहले मतलब मुतासरा जिस इंसान के अंदर वायरस होगा उसको काटेगा, उसके बाद वो जो वायरस है उसके अंदर होगा, उसके अंदर फर्दर उसका प्रोसेस होकर वो आगे फिर दूसरे इंसान को काटेगा तो वो उसमें ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है। तो ये मतलब ये जो इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन थी वो यही थी। तीसरी बात जो डेंगू मच्छर है वो मच्छर जैसे पानी में पाया जाता है तो डेंगू मच्छर भी जो है ना वो पानी में ब्रीड करता है। इसका भी एक ख़ास डिफरेंस है। जो दूसरे मॉस्किटोज एनाफ्लीज मॉस्किटोज और क्यूलिक्स मॉस्किटोज हैं वो जैसे गटरों का पानी होता है, सेवरेज वाटर होता है, मतलब उसमें पैदा ब्रीड कर सकता है। लेकिन जो डेंगू का बिहेवियर है वो मोस्टली प्रेफर करता है अर्बन एरियाज़ को और उसमें पानी जो है ना वो साफ़ पानी को मोस्टली प्रेफर करता है। जैसे एसी की डक्ट्स हो गई, एयर कूलर्स का पानी हो गया, गमलों में हो गया, क्यारियों में हो गया, जैसे बारिश का पानी हो गया, ये सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है साफ़ पानी को। तो ये भी उसकी एक ख़ास जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है। तो अभी आपने बताया कि ये शहर में जो है वो ज़्यादा जी जी इसकी जो है मिकदार भी होती है और ये इसकी ब्रीडिंग भी ज़्यादा होती है, ये वजह क्या है इसके पीछे? एक तो इसका अपना बिहेवियर है, उसको जो है ना जो आइडियल जो उसका इन्वायरमेंट है वो भी उसको जो है ना शहरी एरियाज़ में मिलता है। साफ़ पानी जैसे हम गमलों में डालते हैं, एयर कूलर्स का पानी होता है, एसी की जो आउटर डक्ट होती है उसका पानी होता है, तो इस वजह से उसकी जो है ना ब्रीडिंग वहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, मुझे बताइएगा कि क्योंकि जनूबी पंजाब इस वक्त सैलाब की जद में सबसे ज़्यादा आया है, 40 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो इससे मुतासर भी हुए हैं। तो सैलाब ज़दा इलाकों में जनूबी पंजाब के वहाँ पर डेंगू वायरस फैलने के ख़तरात किस हद तक बढ़ रहे हैं या क्यों ज़्यादा हैं? अच्छा, इसमें इस तरह हैं जो अर्बन एरियाज़ के साथ पेरी अर्बन एरियाज़ होते हैं।
अगर जो पेरी अर्बन एरियाज़ हैं, अगर उनमें जो है ना सैलाब से मुतासरा एरियाज़ हैं तो उसमें जो है ना खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो अर्बन एरिया एरिया से पेरी लिंक अर्बन होते हैं। एरियाज़ की तरफ, पेरी अर्बन एरियाज़ में जो है ना वो उसकी आइडियल जो है ना वो इन्वायरमेंटल कंडीशन अवेलेबल हो सकती है, तो हो सकता है उसमें जो है ना इसके जो है ना केसेस बढ़ जाएं। ग्रोथ के चांसेस एज ज़्यादा सच होते हैं। हमारे इस बेल्ट में तो कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है उसमें बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन ये उस सूरत में बढ़ेगा जब अर्बन एरियाज, जब हमारे शहरों में बढ़ेगा तो उसके वहाँ साथ बढ़ने के मुल्हिका चांसेस हैं। जितने पेरी अर्बन एरियाज़ हैं, और पेरी अर्बन एरियाज़ में अगर सैलाब का पानी है, दूसरा जो है ना अच्छा, तो हम सैनिटेशन क्या नहीं ये है। कह सकते हैं कि सैलाबी पानी में कोई और मच्छर आ सकते हैं? जी जी, कोई और मच्छर जन्म ले सकते हैं डेंगू से हट के? ऐसे ऐसे ही है जो पहले जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे पानी का एक डिफरेंस बताया था, जो डेंगू मच्छर है वो साफ पानी में ब्रीड करता है, जो दूसरा एनोफ्लीज और क्यूलिक्स मच्छर हैं वो जो है ना दूसरे पानी में ब्रीड कर सकते हैं, तो हो सकता है इसकी जो है ना पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है क्यूलिक्स और एनोफ्लीज की। तो उसकी वजह से क्या क्या बीमारियां जो है वो उससे लोगों को मलेरिया हो होता है। क्यूलिक्स एज सच पाकिस्तान में तो उससे कोई इतनी मतलब एपिडेमिक डिजीज़ नहीं फैलती, लेकिन ये उससे जैसे रात को हम सोते हैं तो वो मच्छर काटता है तो वो हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है, दूसरा इरिटेशन होती है, वो खारिश जिस जगह होती, पे chin काट ले swelling, redness। जी 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 मैडम, तो उसका ये है उनसे भी हमें अपने आप को बचाना चाहिए, तो उसके हवाले से हमें जो है ना प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ना वो अख्तियार करनी तो चाहिए। सैलाब ज़्यादा इलाकों में क्या प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार अच्छा, की जा सकती हैं बाकी मच्छरों से बचने के लिए? अच्छा मैडम, इस तरह हैं जो सैलाब ज़्यादा इलाके हैं उसमें हम जो मॉस्किटोज नेट्स हैं उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसके अलावा ठीक आपके है। पास रिपेलेंट लोशंस हैं उसका इस्तेमाल करें। अगर आपके पास रिपेलेंट लोशन नहीं है तो उसका एक नेचुरल आसान सा हल भी है। आपके पास अगर कोई नीम का मतलब दरख्त जी। अवेलेबल है, यूकलिप्टस हो गया, सिट्रस फैमिली का कोई भी आपके पास दरख्त अवेलेबल है, उसके है। आप 3-4 लीव्स लेके उसको ठीक है। ऐसे हाथ में क्रश करें। उसके बाद क्रश करने के बाद उसका जो एक्सट्रैक्ट आ जाएगा आपके हाथ पे, तो ये उसको तो मतलब आपने अपने सबसे बेहतरीन अमल हाथ बताया। पे और अपने फेस पे अगर उसको कर दें, रब कर दे, तो वो क्योंकि इस एक वक्त अच्छा वहाँ पे रिपेलेंट लोशन आपके लिए हो वहाँ पे सकता लोगों है। के पास जो है वो इतनी सहूलियात नहीं है, तो ये एक सबसे बेहतरीन अमल है जो आप करके मच्छरों से और मस्कीटो बाइट से बच सकते हैं। जी जी। अच्छा एमन, मुझे बताइएगा, अभी मैंने जिक्र किया कि जो ज़ाहिरी बीमारियां होती हैं वो हमें नज़र आ जाती हैं, जैसे हम डेंगू की, बहुत से मज़ीद मच्छरों की बात करें, लेकिन जो मेंटली अफेक्टेड लोग हैं, मेंटल इलनेस जो है वो हमें ज़ाहिरी नज़र नहीं आती। तो मुझे बताएं कि सैलाब से मुतासरा जितने भी अफराद हैं वहाँ पर लोगों के जहनों पर, इवन बच्चे, बड़े, बूढ़े, हामला ख़वातीन, उन पर जहनी दबाव कितना पड़ा है और वो नफ्सियाती तौर पर कितने डिस्टर्ब हुए हैं इससे? तो देखें, हमारे जब हम क्लिनिकली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट, तो हमारे पास जो मेंटली इलनेस के साथ या साइकोलॉजिकली जो अफेक्टेड लोग होते हैं वो जब हमारे पास आते हैं तो उनका कोई एक इशू चल रहा होता है। जैसे हर इंसान की एक ह्यूमन बेसिक नीड है कि रोटी, कपड़ा, मकान। अब जो नॉर्मली लोग आ रहे होते हैं, कोई एक चीज़ उनकी ख़राब है तो उस वजह से वो आ रही हैं, लेकिन सैलाब वालों की तो ये तीनों चीज़ें चली गई। तो मीन सैलाब के जो लोग हैं वो मल्टीपल स्ट्रेसर्स फेस करते हैं, जिसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और सबसे बड़ी बात पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस। PTSD एक ऐसा डिसऑर्डर है जो सैलाब मुतासरीन में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। PTSD क्या होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि माजी में जो आपके साथ हुआ है, कोई भी बुरा इवेंट, कोई भी ट्रोमेटिक इवेंट, उसके जो फ्लैशबैक्स हैं वो आपको प्रेजेंट में आते रहना। जी, क्योंकि आपने देखें जनूबी पंजाब में तकरीबन हज़ार लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं, तो वो 1000 लोग किन किन फैमिलीज से होंगे, किन किन लोगों से जुड़े हुए होंगे, ये सबसे बड़ा ट्रॉमा है जो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। अब देखिए, हमारे सामने कोई हमारे हाथों से किसी की जान चली जाए तो हमें होता है कि अच्छा, हमारा ये घर का मेंबर है, फैमिली मेंबर है, ये बीमार था, हमने इसका ट्रीटमेंट किया, चलो हमने एक दिल की ख्वाहिश पूरी की कि हम उसका इलाज करते रहे, फिर हम खुद को एक तसल्ली दे देते हैं कि ठीक है वो अल्लाह ताला के पास चला गया है। तो खुद को तसल्ली देने के लिए हमारे पास कुछ रीजंस होती हैं। सैलाब में हमारे वो जो बिल्कुल एक हेल्दी नौजवान, यंगस्टर्स, बच्चे जिनको कोई डिजीज़ नहीं थी, कुछ नहीं था, पर वो चले गए। अब उनके जो पीछे ख़ानदान है उनको तो अपने आप को कुछ कहने के लिए भी नहीं है कि वो कोई रीज़न दे सकें खुद को। देखें, आपके वाली बात कि वो तीनों तरह से रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीज़ें नहीं हैं,
जानी नुकसान भी हो गया, माली नुकसान भी हो गया। अब आगे फर्दर कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही क्योंकि फसलें तबाह हो चुकी हैं। तो ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का आपने बताया, ये वाकई बड़ा कॉमन भी है और इस पर हमें काम करने की ज़रूरत भी है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा ईमन, मुझे बताइएगा कि वहाँ पर मौजूद बच्चों की मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट हुई है और कैसे पता चल सकता है? देखिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है ना, अगर वो बचपन से कोई एक्सपीरियंस करना शुरू कर दे तो इट मीन्स अगर वो अनट्रीटेबल रह गए हैं, हमने उनको मैनेज नहीं किया, इट मीन्स उस बच्चे की पूरी लाइफ अफेक्टेड है। अब वहाँ के जो बच्चे हैं, एक तो उन्होंने आंखों से लाइव मनाजिर देख लिए जी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जिस पे हम पहले बात कर रहे थे वो तो उनमें आएगा ही आएगा। सेकंड, उनकी पर्सनालिटीज़ बड़ी इफेक्ट होंगी, पर्सनालिटीज़ एंटी सोशल बिहेवियर आएगा उनके अंदर। क्राइम जो जनरेट होगा वो यहीं से होगा क्योंकि ज़रिया मुआश नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अच्छा, ये वो लोग थे जिन एरियाज़ में बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस कमी होती है, सेल्फ स्टीम लो होती है, सेल्फ स्टीम लो होती है, वो डरे सहमे से लोग होते हैं बच्चे। तो ये अगर एंटी सोशल मज़ीद हो गए तो क्या होगा? वो होता है ना, जब हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर आपका वो डर ख़त्म हो जाता है। तो जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है, कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स चले गए हैं, मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं वो सैलाब में मिले हैं जिनको जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है वहाँ पे दे दिया गया है। तो वो बच्चे एंटी सोशल बिहेवियर में इस तरह से आएंगे कि क्राइम जनरेट होगा, ज़रिया मुआश बनाने के लिए उनको क्राइम करना होगा, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। स्कूल में तो अब वो जा नहीं सकते, जिनके पेरेंट्स चले गए हैं, सब चले गए हैं। अच्छा, स्कूल की बहाली के बारे में भी जो सिलसिला है वो जारी है, गवर्नमेंट से लोग अपील भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट काम भी कर रही है कि स्कूलों की बहाली जल्द अज जल्द की जाए। ठीक है जी, आपको इस वक्त सूरत हाल बताएंगे क्योंकि दरिया सतलुज के मकाम पर जो है वो अभी भी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। हमारे साथ इस वक्त रज़ा मलिक साहब मौजूद हैं जो कि ब्यूरो चीफ है रूही टीवी बहावलपुर के। वो हमें सतलुज से आगाह करेंगे कि इस वक्त वहाँ पे क्या सैलाबी सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रज़ा साहब आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह जी। रज़ा साहब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त दरिया सतलुज पर क्या इस वक्त सूरत हाल है? पानी की सतह कम हुई है या नहीं हुई, और अगर हुई है तो क्या लोगों ने बहाली का अमल शुरू कर दिया है, लोग घरों की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं? देखिए, बिल्कुल सैलाबी जिला जो है वो गुजर चुका है और इस वक्त 55-60 हज़ार क्यूसेक पानी जो है वो एम्प्रेस ब्रिज से गुजर रहा है और इतना पानी तो रहना चाहिए इसी तरीके लगते हैं, लेकिन सैलाबी जिले ने जो तबाहकारियाँ मचाई हैं उनका तो कोई हिसाब नहीं। लोगों के घर जो है वो पानी की नज़र हो गए हैं, सैलाबी जिले की नज़र हो गए हैं। ये देखिए ना कि जो है वो जिला बहावलपुर की अगर हम बात करें तो ये हासिलपुर से शुरू हो जाता है, हासिलपुर के बाद खानापुर टामे वाली है, वहाँ कुछ 40 मवाजियात जो हैं वो मुतासर हुए हैं। ये हरे भरे खेत जो हैं यहाँ उजड़े दियार का मंजर पेश कर रहे हैं। फिर तहसील सदर में भी बहुत बड़ा एरिया जो है वो मुतासर हुआ है। उसके बाद तहसील सिटी बहावलपुर के जो एरियाज हैं और फिर उसके बाद अहमदपुर शर्किया। तो ये एक तवील बेल्ट है कि जहाँ सैलाबी रेले ने जो है वो तबाही मचाई है और लोगों के घर गिरे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, रास्ते थे, टूट फूट का शिकार हुए हैं। 6 से 7 स्कूल ऐसे थे जो इन पानियों में ज़ेरे आब आए और मुतासर हुए और वहाँ तालीमी अमल जो है वो ताहाल जो है वो शुरू नहीं हो सका है। मवेशियों की एक बहुत बड़ी तादाद का इंफलाज हो, लेकिन ये देखें, ये तो एक फ्लड के बाद जो पोस्ट फ्लड है वो खासे खौफनाक है। लोगों को जहनी तौर पर जो है वो डिप्रेशन का शिकार है कि किसी तरह से भी नए सिरे से जाके एक काम को शुरू करना। लोगों ने अपनी तमाम जिंदगी की जमा पूंजी अपने घरों पर लगा रखी थी और घर में सवार होने के बाद
हमारी जो सलाम तस्लीम से बात हुई तो उनका यही कहना था कि कोई खुशी से तो फ्लड रिलीफ कैंप्स में रह नहीं रहे हैं, घर का तो कुछ भी मुतबादिल नहीं हो सकता, लेकिन अब क्या करें, जब घर ही नहीं रहा तो कहाँ जाएं। हर तरफ कीचड़ नुमा दलदल बनी हुई है, रास्ते टूट फूट का शिकार हैं, मवेशियों के लिए चारा नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, और ये तमाम मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं। ऐसे में यकीनी तौर पे जो हुकूमती इमदाद है उसका सिलसिला तो जारी है, और एक लोगों को एक अशद जरूरत भी है इस वक्त। तो इसके लिए हुकूमत को एक जामे प्लान तश्कील देना होगा, ताकि इन लोगों की जो बहाली का अमल है वो सिर्फ आसान नहीं है, इन लोगों को फिजिकली, मेंटली और सोशली और उसके साथ इकोनॉमिकली भी जो दोबारा से डेवलप करना यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा बिल्कुल। टास्क होगा। और इसके बिल्कुल। लिए तमाम तर जो वसाइल हैं वो बरोकार लाने होंगे, ताकि ये लोग दोबारा से जो है अपनी बहाली का अमल जो है वो शुरू कर सकें। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो मैं समझता हूँ कि इनको एक अवेयरनेस देनी होगी इन लोगों को कि हम जो है मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जो लोगों का किया धरा हम भुगत रहे हैं और मौसमियाती तब्दीलियों का मुसलसल शिकार हो रहे हैं हम। तो ऐसे में इन लोगों को अब जो है वो अपनी जो फ्यूचर की प्लानिंग है, जो आगे की चीजें जी। हैं, तो उनको ये चीजें अपने जहन में रखकर अपनी बहाली का अमल जो है वो बिल्कुल। शुरू करना होगा। इस एस्पेक्ट पर जो है वो हमें नजर आ रहा है कि इस एस्पेक्ट पर जो है वो अभी तक जो है वो काम शुरू नहीं हो सका है, कि उन्हें सिर्फ ये ठीक है। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें मैपों का था, बिजली थी, जिसमें जी, सड़कें थी, जी। स्कूल थे, ये एक नेटवर्क जब आप उनको बिल्कुल नशेबी इलाकों में, दरिया से मुलिकता इलाकों में आप फ्राहम करेंगे तो यकीनी तौर पे वहाँ आबादियाँ होंगी, और आबादियाँ होंगी तो आपने ये चीजें वहाँ दी। लेकिन अब अल्टीमेट जो है वो सैलाब की सूरत हाल जो है ठीक है। कि हर 8-10 साल बाद एक सैलाब की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, आपने में ज्वाइन किया और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आगाह किया है। वही बात है कि इस वक्त जो हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा है वो लोग फिज़िकली अफेक्टेड हैं, लेकिन जो हमें नज़र नहीं आ रहा, जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, जो लॉन्ग टर्म अफेक्ट करेगी, वो मेंटली जो लोग अफेक्टेड हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मुतासरीन की ज़ाहरी बहाली के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि हुकूमत भी काम कर रही है, NGOs, बहुत सारे मुखिर हजरात भी। तो जो मुतासरीन हैं उनकी नफ्सियाती बहाली के लिए आप क्या समझती हैं, क्या इकदाम होने चाहिए? सबसे पहले जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे हमारे NGOs हैं, वो NGOs के लोग हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, मेडिकल कैंप करते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो थेरापिस्ट हैं उनको भी वहाँ पे जाना चाहिए, उनके जो कैंप्स हैं वहाँ जाके उनको विज़िट करें, और सबसे पहले उन्हें ये फील ही ना कराएं कि वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और वो उनको कोई थेरेपी या काउंसलिंग के लिए आए हैं। वो एक इंसान है, ठीक है, इमोशनली उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। पुराने वक्तों में जो हमारे पेरेंट्स थे, दादा दादी थे, वो बैठते थे, बातें करते थे, और वो यही कहते थे कि हमारा जो 90% कोई ग्रीफ होता था वो उस चीज़ में सॉल्व हो जाता था। देहातों में तो अभी भी ये सिलसिला है। और शायद इसलिए वहाँ पे आप कह लें कि डिप्रेशन, एंजाइटी और ये चीज़ें कम भी हैं। वहाँ पे अगर किसी इंसान को इतनी सी तकलीफ़ होती है तो वहाँ पे आपके जो अजीज़ो कारब होते हैं, लोग होते हैं, वो आपके पास आ जाते हैं इकट्ठे होके। ऐसे ही है। तो अच्छा, फिर बच्चों की नफ्सियाती बहाली के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? सबसे पहले तो उनका स्कूल की जो बहाली है वो बहुत ज़रूरी है जी। अब बच्चे जो हैं उनकी बेसिक नीड है, वो क्या है, प्लेयर टाइम है, थोड़ा सा उनके लिए प्ले ग्राउंड है, क्योंकि वो उन्हें चाहिए, जो उन्हें रिलैक्स करेगा, उन्हें काम करेगा। तो इन चीज़ों की बहाली की तरफ जितना जल्दी जो है वो तवज्जो दी जा सके देनी चाहिए, ताकि वो अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकें, अपने गोल्स को अचीव कर सकें। जो सेल्फ़ अस्टीम उनकी ऑलरेडी लो थी वो मज़ीद जो है वो एक क्रिटिकल लेवल तक ना जाए। अच्छा, फिर सैलाब मुतासरीन में एक और चीज़ बड़ी कॉमन पाई गई है कि वो जैसे जो बच्चे होते हैं वो खौफज़दा होते हैं, इसकी वजह से वो सो नहीं पाते। तो इसका क्या हल है? डिफरेंट कॉजेज़ हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ पेरेंट्स होंगे, फैमिलीज़ होंगी जी, वो उनकी नींद को किसी हद तक रिकवर कर लेंगे। कुछ हमारे पास बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ कोई भी नहीं है, वो अकेले हैं, तो उनकी नींद को रिकवर करने के लिए डिफरेंट मेथड हम यूज़ करेंगे। अब बच्चों के साथ हम कोई पिल्स पे तो जा नहीं सकते जी, कि हम जो है वो उनको पिल्स पे लगा दें कि आप नींद की गोलियां खाना शुरू कर दें, ये और चीज़ें सो तो जाएं। और सो जाएं, ये चीज़ें हम कर नहीं सकते। तो डेफिनेटली ऐसे टाइम में बच्चों को सबसे पहले मेंटली रिलैक्स करना होगा। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे फ्रेशली ग्रेजुएट लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं,
हमें उनकी मदद लेनी चाहिए इस टाइम पे। हमें उन इलाकों में कैंप्स में जहां हम अद्वियात दे रहे हैं, तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ हमें साइकोलॉजिस्ट की एक टीम बनानी चाहिए जो वहाँ पर जाएं, लोगों से बातचीत करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको फील करवाएं कि आप लोग अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। एग्जैक्टली साइकोलॉजिस्ट की भी होनी चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की भी होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे थे हामला ख़वातीन का, वो तो ऑलरेडी जिस टाइम फ्रेज से गुजर रही होती हैं उनके ऑलरेडी मूड स्विंग्स इतने हैं। अच्छा, फिर हमारे पास एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जो प्रेगनेंसी है वो इटसेल्फ एक एंजाइटी और डिप्रेशन इन चीज़ों का अमल है। अच्छा, इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जहां हम ये जिक्र कर रहे थे कि डेंगू और आपने बताया था कि और भी मस्कीटोज़ हैं, और भी मस्कीटोज़ हैं जो इस सैलाबी पानी की वजह से पैदा हो सकते हैं। जी जी। अच्छा, लोगों को मलेरिया होने के भी चांसेस हैं, तो मुझे ये बताएं कि डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जहाँ जिनके पास ना तो अभी आसाइशात हैं, ना ही आप कह लें कि इतने माली तौर पे वो रिच हैं, या माली तौर पर उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं बची कि वो जाके लैब्स में टेस्ट करवा सकें, क्योंकि एक तो वो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें डिस्टर्ब हैं। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि ये डेंगू है, ये मलेरिया है? अच्छा, इस तरह इसमें जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है वो एस प्रॉपर तो मतलब लैब्स में ही होती है, लेकिन ये है जैसे आपको बुखार हुआ है तो उस हवाले से हम जो है ना डिफरेंशिएट ईज़िली कर सकते हैं। जैसे मोस्टली बुखार होता है 2 से 3 दिन का बुखार होता है, इससे ज़्यादा बुखार नहीं होता। अगर मलेरिया हो तो नहीं, वैसे बुखार हो तो 2 से 3 दिन का बुखार होता है। एक तो ये हमें पॉइंट हमने वो याद रखना है। ठीक है। दूसरी बात ये है जो मलेरिया वाला बुखार है उसकी तो एक ख़ास निशानी है, उसमें आपको सर्दी लगती है। अच्छा। तो वो वहीं से मतलब उसकी इजीली जो है ना, जब डान एंड डस्ट के टाइम मच्छर जो है ना मोस्टली आपको जो है ना वो काटता है, और डान एंड डस्ट के टाइम जो है ना आपको जो है ना वो सर्दी भी लगती है, तेज़ बुखार भी निकल आता है। तो वो आपका सस्पेक्ट है मलेरिया का, कंफर्म नहीं है, सस्पेक्ट है। अच्छा, इसी तरह सेम अगर आपका जो इंटरवल है, पहले 2 से 3 दिन का बताया था, अगर 5 से 7 दिन का या 7 से 10 दिन का आपका इंटरवल हो, बुखार का इंटरवल इंक्रीज़ हो जाए और साथ आपकी आंखों में दर्द हो, आपकी जिस्म में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, तो आप सस्पेक्ट हैं डेंगू के। तो ये मतलब इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर। अगर आपका इंटरवल इंक्रीज़ हो जाए, बुखार का दुरानिया जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाए, तो और साथ में आपकी आंखों में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, जिस्म में दर्द हो, तो आपको शक लगता है कौन सा बुखार है, डेंगू बुखार। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए, आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएँ, वहाँ पे अपना जो है ना CBC टेस्ट करवाएं। CBC एनालिसिस आपका करेंगे। जब आपका CBC एनालिसिस होगा, उसमें अगर आपके वाइट ब्लड सेल्स जो है ना वो डिस्टर्ब है, कम हो गए, प्लेटलेट्स कम हो गए, तो फिर आप प्रोबेबल पेशेंट हैं, आपको ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब आप डेंगू के जो है ना वो पेशेंट हो सकते हैं। फिर उसके बाद NS1 टेस्ट होता है, NS1 टेस्ट करवाएं। निश्तर में जो है ना फ्री, हर हॉस्पिटल में CBC भी फ्री हो रहा है। दूसरी बात यह है जो है ना आपका जो NS1 टेस्ट हो गया, उसका फर्दर जो जितना भी आपकी कंफर्मेशन में जितने भी स्टेप्स हैं वो आपके निश्तर हॉस्पिटल में होंगे। फिर उसमें आइसोलेशन वार्ड्स बने हुए हैं, मतलब आपको उधर फौरन आगे फर्दर प्रोसीजर जो है वहाँ पे कंटिन्यू होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि डेंगू वायरस के फैलाव में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं? अच्छा, जो सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल फैक्टर है, मच्छर जो है ना वो पानी में ब्रीड करता है। ठीक है। तो जब जो सबसे जो उसकी फेवरेबल जो है ना इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जब आपकी रेनफॉल हो, अब बारिश हो। अब हुआ इस तरह है, इधर से सैलाब आया है, उधर से पानी भी आ गया, ऊपर बारिशें शुरू हो गई। अब जो लोग कैंप्स पे मतलब अपनी सर्वाइवल के लिए अपनी मतलब उसमें वो रह रहे थे, उधर से जो उनके पुराने घर थे उसमें सैलाब आ गया, उन्होंने जो नई जगह पे उन्होंने अपनी रेजिडेंस की है, तो वहाँ पे जो है ना वो बारिशें आ गई हैं। अब बारिश में होता क्या है, जो इसका डेंगू मॉस्किटो का एक और बिहेवियर भी है, जो इसका एग होता है,
वो तकरीबन 1.5 से 2 साल तक ज़िंदा रहता है। अगर उसको 1.5 से 2 साल तक ज़िंदा रहता है। अगर उसको मतलब फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन ना मिले तो वो अपने आप को मतलब जो है ना, जैसे हाइबरनेशन की साइड पे जाता है ना, उस तरह जो है ना वो अपने आप को ज़िंदा रखता है। और उसमें थोड़ा सा भी उसको मॉइस्चर कंटेंट जैसे मिलता है तो वो उसमें से हैचिंग हो जाती है। अब जब बारिश होती है उसमें एक तो हमें उस प्लेस का नहीं पता होता भी उसकी वो एग लेइंग प्लेस कौन सी है, तो उसका अपना बिहेवियर है, जैसे उसने अपनी सर्वाइवल के लिए किसी भी जगह पे अपना एग लेइंग कर दी है। अब बारिश होती है उसमें उसको मॉइस्चर कंटेंट जो है ना वो पूरे मिल जाते हैं, दूसरा इन्वायरमेंटल फेवरेबल होता है, उसमें उसकी फिर हैचिंग हो सकती है। फिर उसका पानी भी थोड़ा बहुत रुक जाए, 2-3 दिन के लिए पानी रुक जाए तो वो उसके लिए जो है ना तो फेवरेबल बेहतरीन माहौल है, तो उसमें फिर उसकी ब्रीडिंग इंक्रीज हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल में हमें जब बारिशें सबसे ज़्यादा हो जाए तो हमें जो है ना जो स्टेगनेंट वाटर है मोस्टली होता है छतों पे। अच्छा। अब वो है निगलेक्टेड प्लेस। अब हम गली मोहल्लों में तो हर जगह हम वो अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, लेकिन घरों की छतों पे कोई नहीं जाता। फिर दूसरा हमारा जो जंग पड़ा होता है, अब मोस्टली हमारा एक पाकिस्तान में एक लोगों का बिहेवियर है जो मतलब जितना भी काठ कबाड़ होता है उसको छत के ऊपर जो है ना वो ओपन रूफ टॉप के ऊपर भी जो है ना हम उसको जो है ना वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो उसमें होता क्या है, जो टायर्स हैं वो उसकी अडल्ट की जो है ना वो फेवरेट प्लेस है। अच्छा। अब जो हमारे हमने सर्विलेंस के दौरान जो हमने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं उसमें मोस्टली लोग जो जिसका मोटरसाइकिल का टायर उसने नया डलवाया तो वो पुराना टायर उसने भी छत पे रखा हुआ है। अब वो छत पे बारिश का पानी भी इकट्ठा हो जाता है, वो फिर पानी ख़त्म भी नहीं होता। वो अगर 2-4 दिन अगर वो पानी भी मिल जाए और उधर से जो है ना उसकी वो साइकिल जो है ना वो जल्दी कंप्लीट हो, तो हमें ऐसी सूरत हाल में यही है जो है ना हमें एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, सैनिटेशन की तरफ हमें फोकस करना चाहिए, काट कबाड़ की जितनी अशियाँ हैं उनको जो है तल्फी की तरफ करना चाहिए, जितनी रूफ टॉप्स हैं उनकी सफाई करवाएं, पानी ना खड़ा हो, गली मोहल्लों में भी पानी खड़ा ना हो, इर्द गिर्द जो है ना हमें अपना माहौल जो है ना वो खुश्क करना चाहिए ताकि जो है ना हम इससे जो है ना बच सकें। अच्छा, जब कभी भी सैलाब आता है तो क्या डेंगू के बढ़ने के चांसेस भी साथ साथ ले आता है अपने? मैंने जैसे आपको बताया था, अगर सैलाब आता है पेरी अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, जो मतलब रूरल एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ में एज सच केसेस रिपोर्ट नहीं है। ठीक है। अगर रूरल एरियाज़ में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो वो ट्रैवल हिस्ट्री से हो रहे हैं। अब एक बंदा वो लाहौर अपने काम के लिए वहाँ पे रहता है, वो बीमार हो जाता तो वो फ़ौरन अपने घर आएगा। अब उसका घर है रूरल एरिया में, तो वो उसने आना है तो वहाँ पे रहना है, तो उसके हवाले से गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। जिस तरह कोई पेशेंट रिपोर्ट होता है तो विद इन 24 आवर्स उसका एक प्रॉपर केस रिस्पांस होता है। अगर वो रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है तो फ़ौरन जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम्स हैं वो वहाँ पे जाके जो है ना वो स्प्रे करती हैं, एज पर एसओपीज लार्वासाइडिंग करती हैं, उसकी सर्विलेंस करती हैं। सैलाब मुतासर जो इलाके हैं वहाँ पर भी स्प्रेज वगैरह हो रही हैं डेंगू को कंट्रोल करने के लिए? जी, तो जब से जनूबी पंजाब में जो है ना सैलाब का शुरू हुआ सिलसिला, तो तब से ही जो है ना कैंप्स के अंदर भी जो है ना प्रॉपर IRS स्प्रे भी हो रहा है, लार्वासाइडिंग भी हो रही है, जो धुआंधार स्प्रे होती है जिसको हम फोगिंग कहते हैं, तो फोगिंग भी प्रॉपर हो रही है। ओके। अच्छा एमन, सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है आजकल आप देखें, जहाँ हम कहते हैं कि जी बच्चे मेंटली सैलाब से मुतासिर हैं, बच्चे मेंटली एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट रीज़न से भी मुतासिर हैं। कम उम्री में आजकल बच्चों को बड़ी मोहब्बत भी हो रही है, और चाहे वो कोई भी हो, कम उम्र की मोहब्बत, मुझे बताइए क्या आपकी सोच पर, नफ्सियात पर असर डालती है? सबसे पहले तो कम उम्र की मोहब्बत हो, देखिए उस वक्त पे तो एक बच्चा मैच्योर नहीं है, exactly. उसको सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, मैट्रिक का बच्चा है वो, उसका क्या है, इमोशंस मैच्योर हो गए हैं, फीलिंग्स जो हैं, जो इमोशनली उसकी एक इंटेंसिटी है उसको वो अचीव कर चुका है, लेकिन मेंटल लेवल पे जो उसकी ब्रेन की मैच्योरिटी है उसको उसने अभी तक अचीव नहीं किया। अब उस टाइम इमोशनली जो भी वो देख रहा है उसको वो लग रहा है यही रियलिटी है, यही ठीक है, और उसका गोल, करियर, सब कुछ जो है उसको वो निगलेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब एक रीज़न इसके पीछे कुछ और भी है, अगर हम उस पर बात करें, जो आजकल हमारी जनरेशन है जिसे हमने एक नया नाम दिया है जेन जी, तो मुझे ऐसा एज अ साइकोलॉजिस्ट फील होता है कि हमारा जो जनरेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा है। अब जिस तरह हमें हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत की थी वो कुछ लेवल्स और थे, उनके पेरेंट्स ने जिस तरह से की थी वो कुछ और थे, आगे हम अपने बच्चों के जैसे करेंगे वो लेवल्स कुछ और है। अब जो जेन जी है ना,
इनके शौक़ कुछ अलग हैं। इनके शौक़ है रातों को जागना, दिन को सोना। आजकल की जेन ज़ी का शौक़ है वेप पीना। एडिक्ट नहीं है, ड्रग नहीं शौक लेंगे, है, देखा शौक देखी है। पीते इनको हैं। ना वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, शशका पसंद है। अब हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें लगता है ये तो हमारा बच्चा नशा करके आ रहा है, रात को जागना नहीं है, बुरी बात है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने सीख ली हैं, उनके ब्लड में ही आ चुकी हैं। तो अगर ये तो जब ये चीज़ें वो घर में फेस करते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बाहर अच्छा। उन्हें अपने जैसे कोई मिल जाता है तो जेन उसके ज़ी में, साथ उन्होंने इस्लाम दुआ कर ली। और उन्होंने कहना यही हमारा सब कुछ है, यही चलो हमें जी। समझता है और हमने इसी के साथ रहना है। ठीक है जी, तो ये कॉलर चीज़ें लाइन हैं। पे हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अलीज़े। वालेकुम ये अस्सलाम। आपने जो सेगमेंट चूज किया है इसमें अहमद ज़हरा साहबा भी बहुत अच्छी डिस्कशन कर रही हैं और जो फरमान साहब हैं राना, उन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू जो है ठीक है, वो बहुत पब्लिक तक शुक्रिया। पहुंचाने की कोशिश की है। जी जी। तो मेरा ये सवाल ये है कि अगर हम ये चीज़ें आप एक सेगमेंट की सतह पे तो हम ला सकते हैं, अगर इसको यानी आपके प्रोग्राम्स को तहरीरी सूरत में जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं वहाँ जो पढ़ी लिखी यूथ है वहाँ तक पहुँचाई जाए और उनके अंदर एक सेल्फ बिलीव लाया जाए कि जब अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी आजमाइश आती है तो आपने घबराना नहीं है और आपने उन हालात का मुकाबला करना है। और उसमें मुखैर हजरात और गवर्नमेंट, जो बड़ा अच्छा पॉइंट अहमद ज़ारा ने पॉइंट आउट किया वो ये था कि आपको फूड और हेल्थ ये जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। अगर इन पे सबसे ज्यादा फोकस मुखैर हजरात भी करें, गवर्नमेंट भी करें, अपने तमाम वसाइल लाएं तो हमारे बहन भाई, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे जो मुतासिर हुए, ना उनके पास खाने को है, ना पहनने को है, ना उनकी हेल्थ क्लियर है, तो वो काफी हद तक उनके अंदर हौसला होगा। और इसके लिए हमें हर वक्त ये तैयारी होनी चाहिए कि ऐसे हालात अल्लाह की तरफ से जब आते हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जहाँ पे वो किसान फसलें नहीं काश्त कर सकेंगे, जहाँ पे उनका मसला ठीक है। होगा, उनके लिए प्रॉपर अनाउंसमेंट कर दी जाए कि आपको एक 6 माह है, 1 साल है, जब तक आपकी बहाली नहीं होती आपके घर वहाँ, लेकिन फिर वहाँ अगर घर बनते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं और वो फ्लड एरियाज जो है 3 आपके रिवर्स में बड़ा फ्लड आया तो उससे फिर मुतासिर होंगे। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को अभी से पॉलिसी ठीक है। चेंज करनी ठीक है चाहिए। जी, कि बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। बिल्कुल हकीकत है कि गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए। अभी से हमें पॉलिसी मेकिंग जो है अब तो कर लेनी चाहिए, इंतज़ामिया को भी, इदारों को भी, क्योंकि हमने जितना बड़ा डिज़ास्टर देखा है और जितने बड़े डिज़ास्टर को विटनेस किया है ये अनबिलीवेबल था, अनप्लान्ड था। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा इमन, वो बच्चे जो फिर कम उम्र में मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं तो उन बच्चों को समझाना भी बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, वो इतने जज्बाती हो जाते हैं। तो आप क्या कहती हैं कि किस तरह पेरेंट्स और टीचर्स मिल के ये किरदार अदा कर सकते हैं कि उन्हें इस चीज़ के बारे में समझाया जा सके? जैसे हम पहले बात अभी कर रहे थे कि पेरेंट्स जब अंडरस्टैंड नहीं करते तो बच्चे बाहर की तरफ जाते हैं। अब पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलके क्या रोल प्ले कर सकते हैं? पहले तो उन्हें इस जनरेशनल गैप को समझना है, ठीक है। उन्हें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि बच्चों की अब नीड्स क्या हैं, उन नीड्स के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करना है। सेकंड, स्कूल्स में पहले अगर हम बात करें तो शायद यूनिवर्सिटी लेवल पे ही ऐसे मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम्स होते थे, स्कूल कॉलेज में कोई रेशो है ही नहीं थी। अब हमें ये चीज़ करनी चाहिए क्योंकि अब बायोलॉजिकल जो एक माइलस्टोन्स है ना वो भी जल्दी अचीव हो रहे हैं, बिल्कुल सेम साइकोलॉजिकल भी वैसे हो रहे हैं। जो चीज़ें हमें अपनी एज में 18 साल की उम्र में समझ आई, आज 6 साल के बच्चे को समझ वो आती चीज़ें हैं। बता, तो वो अवेयरनेस, वो जो नॉलेज है वो उन्हें पहले से देना चाहिए। और अगर कोई इस चीज़ में चला भी जाता है तो उन्हें ये नहीं, फिर ख़त्म भी हो जाता है क्योंकि इस एज की मोहब्बत में यही होता है। तो उन्हें ये बताना चाहिए कि भाई वो मोहब्बत जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने रखी है, जो इमोशन रखा है वो ख़त्म नहीं होता, आप चुनने में गलती कर देते हैं। तो गलती हो जाए तो उस पर स्टक नहीं रहते,
उसको ज़िद नहीं बनाते, उस पर सुसाइड अटैम्प्ट नहीं करते। अच्छा, ये बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कम उम्र में मोहब्बत हो जाए फिर वो ख़त्म हो जाए। ऑब्वियसली वो ख़त्म होनी होती है क्योंकि मैच्योर फीलिंग्स नहीं होती हैं आपकी, आपका जहन मैच्योर नहीं है, तो वो कैसे कामयाब हो सकती है। एग्जैक्टली। फिर हर चीज़ का एक टाइम होता है ना स्पेसिफिक। फिर जो लोग नाकाम हो जाते हैं वो खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड अटैम्प्ट्स करते हैं, फिर वो कहते हैं कि मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी हरकतें ऐसी होती हैं, आप कह लें कुछ बच्चे अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग गलत रास्तों पर निकल जाते हैं। ये भी तो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं ना कि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को धमकियां दे रहे होते हैं, फैमिलीज तक पहुंच जाते हैं। इसमें यह है कि अगर ऐसा हो गया है, आपने मोहब्बत कर ली, आपने वो लड्डू खा लिया, ठीक है, अब वो हो गया ख़त्म। तो जैसे मैंने पहले एक बात की कि वो जज्बा, वो मोहब्बत रहती है, इंसान पहला या दूसरा होता है। एग्जैक्टली। आप एक छोटी सी चीज़ खरीदते हैं, अगर वो ख़राब हो जाए, अगर उसकी एक्सपायरी डेट ही लिखी हो तो आप उसको रीयूज़ नहीं करते। इसलिए बिल्कुल तो ऐसा ही। इंसान अगर ऐसा आपको कोई मिल गया तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है इसमें। अब लोग पता क्या करते हैं, मैंने तो उससे मोहब्बत की थी, अगर मैंने मूव ऑन कर लिया ना, मुझ पे तो बेवफाई का टैग लग जाएगा। मेरी मोहब्बत थोड़ी थी, मेरा तो इश्क था भाई। हाँ। भाई अभी तुम लोग इश्क की डेफिनेशन तो पढ़ लो, ठीक है। तो आपने जो गलती की है उस पर स्टक नहीं रहो। कोई आपको, आपका जो करेक्टर एनालिसिस है ना, इस बात पे नहीं हो रहा जी, कल उससे मोहब्बत थी, उसके लिए रो रहा था, आज लाइफ में मूव ऑन करके है। आप अपना सर ऊंचा करके कहो कि चुनने में गलती हुई है और गलती इंसान से होती है, और इंसान वही अच्छा है जो गलतियों पे स्टक नहीं रहता और गलती एक्सेप्ट करके आगे Accept move on करके आगे कर बढ़ जाता है जाओ। कि चलें ठीक है, मेरे से ये गलती हो गई है तो इट्स टोटली फाइन। और मुझे अब ऐसा लगता है कि हमें सरकारी सतह पर स्कूलों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे कोई ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर बात भी करें। हम मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस जो है वो भी होना चाहिए बच्चों का एनुअली। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अब जैसे कि बहाली का अमल जारी है, लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ऐसी आगाही और इंस्ट्रक्शंस लोगों को देनी चाहिए, या किन बातों का लोगों को ख्याल रखना चाहिए ताकि वो डेंगू और बाकी तमाम तरह के मच्छरों से और इन अमराज से दूर रह सकें? अच्छा, इसमें इस तरह है, गवर्नमेंट लेवल पे इसके ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब बहुत सारी टीमें लगाई हुई हैं जो प्रॉपर जो है ना अवेयरनेस भी दे रही हैं, सर्विलेंस भी कर रही हैं। ठीक है। तो मतलब बीइंग हाउस होल्ड, अगर आप अपनी फैमिली के साथ वापस शिफ्ट हो रहे हैं अपने पुराने घर में, अगर आपका घर बच गया है, जी। सबसे पहले तो ये, उसमें अगर घर के अंदर कोई पानी है तो उसको फ़ौरन जो है ना वो निकलवाएं, बिला ज़रूरत कोई पानी खड़ा ना होने दें। अच्छा, उसके अलावा जो है ना अपने घरों की मुकम्मल सफाई करवाएं। उससे ये होगा, जितनी भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं उससे भी आप बच जाएंगे, दूसरे भी जितने जल्दी अमराज हैं उससे भी आप बच जाएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा ये, अगर आपके पास कोई डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है तो वो करवाएं, तो वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए। तीसरा, आपकी जितनी भी लोकल गवर्नमेंट हैं उसको आप जो है ना ऑन कॉल, वहाँ पे अगर मच्छर आपको नज़र आते हैं वहाँ पे, या लार्वल स्टेज पे नज़र आते हैं या अडल्ट स्टेज पे नज़र आते हैं, तो उसका सबसे आसान हल यही है, आप लोकल गवर्नमेंट के थ्रू जो है ना अपने घरों में जो है ना वो प्रॉपर स्प्रे करवाएं। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें अवेलेबल हैं, जितने भी मतलब फ्लडेड एरियाज जितने भी हैं वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से टीमें मौजूद हैं। आप उनको ऑन कॉल स्प्रे करवा सकते हैं अपने घरों में जो है ना, अगर लार्वे तो नज़र आते हैं। स्प्रे कैसे करवाई जाए? अच्छा, ऑन कॉल स्प्रे ये है, जैसे यही लोग कैंपों में थे या मतलब इन्होंने वहाँ से माइग्रेट किया है, तो वहाँ पे प्रॉपर जो है ना इनके कैंप्स लगे हुए, हेल्थ के पूरे जो है ना वो जैसे क्लिनिक्स बनाई हुई हैं, तो उनको उधर भी बंदा मौजूद है, आप वहाँ पे जाएं, उनको जो है ना, अगर आपके पास कॉल करने की सहूलत भी नहीं है तो वहाँ पे जाएं, फ़ौरन आप उसको साथ लेके जाएं। मौजूद है तो किस तरह की जा सकती है? अच्छा, उसमें हेल्प लाइन्स हैं, उसके थ्रू भी आप कॉल कर सकती हैं। हेल्प लाइन्स आप हमें बता सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, उसकी एक प्रॉपर हेल्प लाइन है, उसके ऊपर आप कॉल करके जो है ना वो आप अपनी कंप्लेन रिकॉर्ड करवाएंगे। दूसरा, आप हेल्थ की टीम जो है ना वो आपको विजिट भी करेगी, सर्विलेंस भी करेगी और आपको स्प्रे भी करके देगी। ठीक है जी। एमन, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप आज की नौजवान नस्ल को? मैं पैगाम देना चाहूँगी नौजवान नस्ल को कि जो आने वाला टाइम है, अब जो फ्लड के बाद अब पाकिस्तान के जो हमें हालात नज़र आ रहे हैं, शायद और भी मज़ीद ख़राब होने के चांसेस हैं। जो आपकी फाइनेंस है, वो जॉब जो थी, वो तो अपने करियर पे फोकस करें,
मोहब्बत करें, ज़रूर करें, ठीक है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लाइफ में वो इमोशन भी फील करें, बट हर चीज़ की ना एक स्टेज होती है और एक स्पेसिफिक एज होती है। अब जो मोहब्बत आपको 25, 27, 28 साल की एज में हो रही है ना, वो आपको बताएगी कि मोहब्बत है भी या नहीं। क्यों? क्योंकि तब आपके ऊपर एक सोसाइटी प्रेशर है कि शादी कर लो, है, वो है शादी कर लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा फोकस्ड है कि किसी एक करियर में जाके अपना फ्यूचर सेट करना है। उसके साथ जब आप मोहब्बत को कैरी करके चलोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ में, मोहब्बत में, करियर में बैलेंस कैसे होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच ऐमन फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। हम प्रोग्राम के अख्ताम का वक्त हो चुका है, इजाज़त चाहेंगे आपसे। मुलाकात होगी दोबारा आपसे। ख्याल रखिए अपना, अपने आसपास के लोगों का। खुदा हाफ़िज़।